ठीक है। सर पता नहीं है सर। आरव सर कहाँ पता नहीं। चलेगा, मैंने क्वेश्चन पूछे। सर अच्छा आप बता क्या? देंगे। बताओ क्या क्वेश्चन है आपका। सर ज्योग्राफी से रिलेटेड ही था, मैंने भी सर से पूछा लेकिन उनका कॉल आया तो वो चले गए। हाँ हाँ, तो पूछिए, बताओ। सर जो ओशियन प्लेट्स होती हैं और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं, जब ये आपस में टकराती हैं तो जो ओशियन प्लेट्स होती हम्म हैं वो नीचे चली जाती हैं, और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं उनसे माउंटेन बन जाते हैं, वो ऊपर की तरफ आ जाती है। हम्म। तो यही बताया था आपने। तो सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, जब जो माउंटेन्स बनते हैं तो वो तो ज्यादातर मतलब यहाँ ओशन के पास ही होते हैं ना। तो माउंटेन से हाँ जो जी। रिवर्स निकलती हैं, जो अर्थ के अंदर ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है कि जिसकी वजह से जो रिवर्स का पानी होता है वो मीठा होता है, और जो ओशंस का पानी होता है वो एकदम से खारा होता है, पीने लायक ही नहीं होता। आप ये तो कहना चाह कौन रहे सी। हो कि माउंटेन्स हैं उससे रिवर्स निकलती हैं, और जब वो हाँ समंदर में जाती हैं तो इधर पानी जो होता है वो सलाइन होता है, नमकीन, और इधर पानी फ्रेश होता है। यही नो नो सर, यही है। मैं ये ऐसा नहीं कह रही हूँ सर। मैंने आपने जिस तरफ ये ओशियन बनाया है ना, इसके इस तरफ आप पहले माउंटेन बनाइए एक। अच्छा। लाओ, रुको रुको। हाँ एक बार आप क्वेरी दोबारा से रिपीट करो। सर, मैं ये कह रही हूँ जैसे देखिए जो प्लेट्स आपस में टकराई तो माउंटेन ठीक बनी। है। तो जब प्लेट्स टकराई तो कौन सी इस तरफ टकराई? ओशियन? ओशियन 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 या ओशियन और कॉन्टिनेंट? ओशियन और कॉन्टिनेंटल। ठीक है। आपस में टकरा गई, लो आगे। ये नीचे, ये वाली नीचे गई और यहाँ पे बन गए माउंटेन्स कॉन्टिनेंटल में। ठीक है। अब यहाँ से एक रिवर निकल रही है, कोई सी किस भी मान तरफ? लीजिए लेफ्ट? अब। इधर या इधर? इस तरफ, इस राइट तरफ। लेफ्ट? हाँ सर, इस तरफ सर, राइट राइट राइट। राइट में निकली रिवर। यस आगे। सर। अब सर ये जब रिवर निकल रही है तो यहाँ पे पानी मीठा है इसका, और इसके जो नीचे है वो ऐसी कौन सी प्रोसेस हुई कि यहाँ जो यहाँ से जो पानी निकला वो मीठा है, और ये बनी तो यहीं से, ये बगल में ही ओशियन है। तो इसकी इसका इफेक्ट हम्म। इस पे क्यों नहीं पड़ा? इसका पानी खारा है और इसका पानी मीठा है, ऐसा कैसे हुआ? ऐसी कौन सी बेटा, प्रोसेस हो रही है इसके नीचे? वाटर साइकिल जानते हो? वाटर साइकिल। मुझे नहीं पता सर इसके बारे में। अच्छा अच्छा, चलो मैं बताता हूँ। ये तो बचपन में ही जी पढ़ा सर। होगा। ये हो गया आपका सी या ओशियन। यहाँ पे पानी क्या होगा? यस वाटर एवेपोरेट। साइकिल। इवेपोरेट है ना? देन यस फिर वो बादल क्लाउड बनेंगे, बारिश बनेंगे। होगी yes, आपका पहाड़ ये रहा। पानी यहाँ गिरेगा। तो यहाँ पे जो नमक है वो इवेपोरेट होके नहीं जा रहा। NaMH, नमक। ठीक है। NaCl, सॉल्ट। समझ रहे हो? ये इवेपोरेट होके नहीं जा रहा पानी, पानी के साथ। पानी इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होके इधर आया, इधर बारिश हुई, और इधर फिर कौन सा पानी रह जाएगा? फ्रेश वाटर। तो अर्थ के अंदर कोई प्रोसेस नहीं है, ये क्लाइमेटोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक। ठीक ये है। बारिश वाली प्रोसेस पता है, लेकिन सर जहां तक आपने सर गंगा नदी देखी होगी, तो जब जो वो गौमुख से निकलती है, गंगोत्री से, तो वो पहाड़ों के बीच में से निकलती है वो नदी, लेकिन उसका पानी मीठा है। हाँ हाँ। ऐसी तो बेटा, बहुत नदियां सारी बनती नदियां कहाँ हैं। से है? हाँ हाँ, तो नदियां बनती कैसे है? एक होता है कंसेप्ट, लाओ मैं बताता हूँ। देखो, एक होता है वाटर शेड। ऐसे इमेजिन करो जैसे, वाटर शेड मतलब होता है एक एरिया जहां पर बारिश का पानी एक्यूमुलेट होता है। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा। अब इधर जब पानी गिरेगा तो इधर से छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज बनेंगी। ठीक है। ट्रिब्यूटरीज बनेंगी, और फिर ये जब कंबाइन होंगी तो ये रिवर बनाएंगी। समझ गए? तो ये यस जो सर। पानी आ रहा है वो, ये पहाड़ ना, वो पहाड़ के अंदर से पानी नहीं आ रहा। पानी आ रहा है कहीं और से, इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट होके क्लाउड इस तरफ गए, फिर क्लाउड का जो पानी बरसा वो इधर आया, और ये फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो गया। इधर साथ में NaCl जो कि नमक होता है, वो इवेपोरेट होके नहीं जाता पानी के साथ। तो एज अ रिजल्ट फ्रेश वाटर ही होता है। कभी कभी सोच सुना होगा कि पेरेंट्स बोलते हैं कि जो पानी होता है बारिश का उसको इकट्ठा कर लो, वो बैटरीज में डालने के काम आ जाएगा। कभी कभी पुराने लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो वो ये बातें क्यों यस करते हैं? सर। क्योंकि वो जो ऊपर से बारिश का पानी होता है ना, वो डिस्टिल्ड फॉर्म में होता है। डिस्टिल्ड फॉर्म मतलब समझ लो कि जो पानी एक पतीले में आपने उबाला, वो उबलने के बाद जो प्लेट ऊपर तुम ऐसे ऊपर की तरफ
रख दोगे इधर, तो इस पे जो पानी इकट्ठा होगा ना, ये डिस्टिल्ड वाटर होता है एक तरीके का। और ये डिस्टिल्ड वाटर कोई भी इम्प्योरिटीज के साथ नहीं होता। इम्प्योरिटीज हटा करके, इम्प्योरिटीज मतलब कोई भी इसमें साथ में नमक या मिनरल्स नहीं होते साथ में। और फिर यही जो पानी होता है, यही प्रोसेस आपका क्या कहते हैं, क्लाउड में मान के चल सकते हो कि जो यहाँ से इवेपोरेट हुआ आपका, इधर से सी से, वो इवेपोरेट होकर ऊपर गया, क्लाउड बना, क्लाउड ने बारिश करी, यहाँ से पानी एक्यूमुलेट हुआ और रिवर्स में आ गया। अब यहाँ से आकर जब समंदर में आएगा, तो ये पूरी जो लैंड सरफेस है, ठीक है, ये अलग अलग रॉक से बनी होती है। उसमें रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उन मिनरल्स में से सॉल्ट भी होते हैं। तो कुछ तो इधर से इरोड करके सॉल्ट जाएगा इस पानी के साथ, ठीक है। और समंदर के अंदर भी सॉल्ट होगा। दूसरा एक जो समंदर के अंदर सॉल्ट होने, आपने रिवर का पूछा, तो रिवर का तो बता दिया क्यों फ्रेश। समंदर के अंदर सॉल्ट होने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसमें एक होता है आपका अम, उसे कहते हैं जियोथर्मल प्रोसेस। तो जियोथर्मल प्रोसेस या फिर थर्मल वेंट भी कहते हैं उसे। उसमें क्या होता है कि ओशियन, समंदर जो है ऊपर, इसके नीचे जो सरफेस है, ये सरफेस में क्रैक्स होते हैं। इन क्रैक्स में आप फोटो दिखाऊंगा, इसमें ऐसे छोटे छोटे कोन्स बने होते हैं, 1 2 3 3 4 4 मीटर के। वो छोटे छोटे वोल्केनो की तरीके से होते हैं। अगर आप उसे मैग्नीफाई करके देखोगे तो ऐसे होंगे। तो इसमें से क्या है ना, कि नीचे लावा होगा इस तरफ कहीं पे नीचे, जैसे वो कन्वेक्शन करंट आपको बताया था। तो जो लावा होगा उसकी हीटिंग होगी, उस हीटिंग की वजह से जो यहाँ का पानी होगा ना, वो पानी इस वेंट से गर्म होकर के निकलेगा। तो उस पूरे बीच में यहाँ से जो रॉक्स होंगी ना, अंदर अर्थ की सरफेस के अंदर, वो भी इरोड होकर के ऊपर आएंगी पानी के साथ, जिसमें नमक भी होता है। इसलिए जो सी का सॉल्ट होता है या ओशन का ओशन वाटर जो होता है, वो सॉल्टी होता है। ठीक है। क्या होता है उसका वो वैल्यू, 35 पार्ट्स पर 1000 की मिलियन। आपकी क्वेरी क्लियर हो गई? ये सब हम ओशनोग्राफी में पढ़ेंगे। यस सर, समझ में आ गया मुझे। आ गया? वेरी यस गुड। सर। ठीक है, चलो बच्चों, आज के दिन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना था ना अपने को। यस सर। ठीक है, पिछली बार जो पढ़ा था उसका कुछ याद है किसी को? क्या पढ़ा था हमने? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की कुछ बात तक पहुंचे थे हम, जहाँ तक मुझे याद है। जो बच्चे शुरू से क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको कुछ आइडिया होगा, लेकिन स्टिल आप लोगों के कंफर्ट के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि शुरू से ही स्टार्ट करूँ। ओके। तो सबसे पहले जो इंडियन ज्योग्राफी की बात करी थी, वो कैसे स्टार्ट होगी आपकी? हाँ, ये हो गया आपका इंडिया का मैप। एक सेकेंड। कुछ बच्चों का पिछली बार डाउट था। डाउट क्या था वो मैंने बताया था आपको, कि फिजिकल और पॉलिटिकल मैप में क्या डिफरेंस है, याद है? यस सर, आपने बताया था। हाँ। तो फिजिकल मैप क्या होता है? जिसमें फिजिकल फीचर्स दिखाए गए हो। और पॉलिटिकल मैप क्या होता है? जिसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिखाई गई हो, उसमें फिजिकल फीचर्स नहीं दिखाए जाते। तो अगर ये इंडिया के मैप पर मैं माउंटेन्स की रेंज दिखाऊं, जैसे इतने से इतने एरिया में और इतने एरिया में, ये क्या है? माउंटेनस एरिया। फिर यहाँ से इतना, ये पूरा क्या है आपका? प्लेन। फिर यहाँ से ये क्या है? हाईलैंड। ये है कोस्टल प्लेन। ये है आपका डेक्कन प्लेट्यू। और यहाँ पे है आपका डेजर्ट। बल्कि डेजर्ट आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं ऐसे फीचर्स दिखा रहा हूँ, तो ये कोई कोई बाउंड्री थोड़ी है। ये सब क्या है? ये इंडिया में जो जो फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं, वो है ये सब। फिजिकल फीचर्स मतलब कि, याद होगा आपको मैंने रिलीफ बताया था, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स और डेजर्ट। डेजर्ट भी होते हैं, इसी प्लेन्स में ही डेजर्ट भी आ जाते हैं। और कहीं कहीं पे लेक्स भी होंगी। तो ये सब क्या है? फिजिकल फीचर्स है। जब हम इन चीजों को काउंट करते हैं तो वो फिजिकल मैप हो गया। और जब हम इनकी जगह बाउंड्रीज बनाने लग जाएं, उसके बेसिस पे जो पॉलिटिकली डिजाइंड है, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल मैप। जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब,
हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, ऐसे, गुजरात, समझ रहे हो। ये हो गया आपका इंडियन मैप के दो क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं, जैसे हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना ही है तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में करेंगे। देखो, इंडियन ज्योग्राफी इज अ मोर ऑफ स्टैटिक सब्जेक्ट। स्टैटिक सब्जेक्ट मतलब आप समझ लो कि ज्यादातर इसमें आपको फैक्ट्स मिलेंगे, और मैं आपको जितने फैक्ट्स पॉसिबल है उतने कराने की कोशिश करूंगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। शुरुआत हम बेसिक से करेंगे और बढ़ेंगे और एडवांस लेवल पे। अकॉर्डिंगली उसके आप नोट्स भी बनाते जाओगे। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडिया के बारे में। तो पहले तो कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ कि ये जो इंडिया है, ये आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो मैं बता ही चुका हूँ। तो उसमें अफ्रीका था इस तरफ। इसका अफ्रीका का जो इधर वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट था, इस पार्ट से ही अटैच था इंडिया, यहाँ पे ऐसे। तो ये क्या हुआ कि आपका क्रिटेशियस पीरियड में जाकर के पहले शुरू हुआ कार्बोनिफेरस से, तो ड्रिफ्ट शुरू हो गई। लेकिन क्रिटेशियस पीरियड पीरियड जो था मेसोजोइक, किसी को याद होगा, याद है किसी को मेसोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। यस सर सर, यस यस। सर। ये सर चलो मैं पूछ लेता हूँ, पूछ लूं क्या किसी बच्चे से कि भाई बताओ कौन सा पीरियड किसमें था। यस सर। बहुत बढ़िया। तो मेसोजोइक में तीन पीरियड थे, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। तो इस क्रिटेशियस पीरियड में ये जो इंडिया है, ये अफ्रीका से अलग हो गया। और वो अफ्रीका से अलग होकर के उसकी मूवमेंट कहाँ शुरू हो गई, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन, जो ऐसा हमने पढ़ा था इक्वेटर वर्ड। फिर ये इंडिया मूव करते करते हुआ क्या, आपका यूरेशिया था, अफ्रीका ये हो गया, ये हो गया, और ऐसे था, मतलब ये यूरेशिया हो गया आपका। यूरेशिया में क्या क्या आ जाता है, मतलब आप चाइना को देख लो, एक तरीके से जो आज चाइना है वो यूरेशिया का पार्ट हो गया। फिर इंडिया आ गया। इंडिया ऐसे मूव करता करता इसमें जाके टकरा गया। तो यहाँ पर जो इंडिया था अभी, ये कितना पार्ट था, ये इंडिया केवल जो अभी मैं मैप बनाता हूँ उसका इतना हिस्सा था केवल, उसका केवल इतना हिस्सा ऐसे था इंडिया। जो आप जम्मू कश्मीर और ऊपर की चीजें ये सब देखते हो ना, ये सब, ये सब यूरेशिया का पार्ट। तो टकराने से पहले इंडिया कितना था, ये था बस, इसे। और इसी को क्या कहते हैं, पेनिनसुलर इंडिया। अब ये जो पेनिनसुलर इंडिया है, ये जाके यहाँ पे यूरेशिया से टकरा गया। और टकराने के बाद क्या बने, हिमालयास। और हिमालय से नदी निकली, और नदी ने निकाल करके क्या बनाया, इंडिया की प्लेन्स, जिन्हें बोलते हैं हम क्या, इंडो गेंजेटिक प्लेन्स। समझ पा रहे हो ना, नहीं समझ पा रहे, यस नो। यस सर, आ रहा है समझ में। हम्म। लेकिन ये एक बेसिक प्रेमाइस दे रहा हूँ, अभी इसमें से कुछ भी नोट करने लायक नहीं है, आप बस समझते चलो। जो मैं फैक्ट लिखवाऊंगा या जो सवाल होंगे वो मैं साथ में लिखता ही चला जाऊंगा। तो चलो कुछ सर बेसिक अभी चीजों की आपने बात कुछ करते हैं। बताया। हाँ जी। सर अभी आपने कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं बताया ना, क्योंकि मेरा नेटवर्क नहीं, सडनली चला गया था, मैं लीव हो गई थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बताया अभी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके सर। चलो कुछ जनरल बातें शुरू करते हैं। पहले क्या बताया था, याद है आपको, इंडिया क्या है, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है ना वर्ल्ड कंट्री। का। यस सर। ठीक है, इंडिया का साइज क्या है, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 32.8 लाख, 32.8 लेख लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सब नोट कर सकते हो चाहो तो। दूसरा, इंडिया के बारे में और क्या फैक्ट है कि इसका जो एरिया है वो पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है, 2.4%। 0.4%। वेरी गुड। अब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 140। 1.40 करोड़। 1.40 करोड़ या 140 करोड़, 140 सर करोड़। 140। सर 140 करोड़। 140 करोड़।
सर यानी कि ये वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ चुका है इंडिया पॉपुलेशन में। पहले चाइना यस। था, अब इंडिया है। तो इंडिया की रैंक क्या है अभी? फर्स्ट वर्ल्ड में। ये अच्छी बात है बुरी बात है? दोनों। सर बुरी बुरी बात है बात सर, है। अच्छी बात एक कहाँ से हुई? प्रोस्पेक्ट सर एक प्रोस्पेक्टिव से अच्छी भी है और एक प्रोस्पेक्टिव से गलत मतलब बुरी भी है। अच्छा, बुरी बताओ। सब बुरी ये सर है बुरी कि इसलिए है। हाँ हाँ, एक एक करके बोलो, सबकी बातें सुनी जाएंगी, बोलो। सब बुरी इसलिए है ना बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इस हिसाब से लैंड भी बहुत कम है जिससे एग्रीकल्चर में कमी हो रही है। प्लस एजुकेशन लेवल भी जो अर्बन और रूरल एरिया है वहां पे जो रूरल साइड है वहां पे एजुकेशन इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है। तो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इससे रोजगार भी कम हो रहा है और एजुकेशन की कमी हो पा रही है और वहां पे लाइक लैंड उनके पास ज्यादा है नहीं रहने को। रहने के लिए भी वहाँ बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है और प्लस एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्योंकि एजुकेशन लेवल हमारी इतनी हाई है नहीं जिससे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। और अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं भी हो रही है तो हम उन्हें ऐसा एजुकेशन दे ताकि वो एम्प्लॉयमेंट ले सके वो। हम्म। तो ये सब का सब आपके हिसाब से पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है? नहीं ये सारा रीजन पॉपुलेशन की वजह से नहीं हो रहा है बट एक ये पॉइंट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज्यादा होने से ये चैलेंजेस डेवलप हो रहे हैं, है यस ना? सर। ठीक है। लेकिन एक चीज आपको मैं बोलना चाहूंगा कि इसी साल इंडिया ने चाइना को ओवरटेक किया है। तो कहीं ना कहीं चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन चाइना की पॉपुलेशन के सामने इतने बड़े चैलेंजेस नहीं है जैसे इंडिया की पॉपुलेशन के सामने। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एजुकेशन, जो जो आप पॉइंट बता रहे हो। जब चाइना और सर इंडिया की पॉपुलेशन। हम्म। वहां पे एक पॉइंट इसलिए भी है ना क्योंकि वहां का लैंडमास इंडिया से ज्यादा है और वहां पे एजुकेशन भी बहुत अच्छा है। अब चाइना का लैंडमास इंडिया से ज्यादा है, लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये चाइना है, चाइना के जो 90% पॉपुलेशन, 90 तो नहीं, 70% प्लस पॉपुलेशन जो है वो ईस्टर्न पार्ट में रहती है। और उसमें भी काफी बड़ी पॉपुलेशन तो सिर्फ इतने कोस्टल एरियाज में रहती है। और बाकी इतना जो एरिया है ना, इसमें तो बहुत कम पॉपुलेशन रहती है, जैसे सिंजियांग रीजन या तिब्बतन प्लेट्यू रीजन भी कहते हैं। तो आइडियली अगर देखा जाए तो इतना एरिया का तो चाइना इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। तो क्या लैंड मास उसको ज्यादा फायदा दे रहा है? चाइना तो इतने नो ही रीजन का सर। इस्तेमाल कर रहा है। तो चाइना का साइज का तो हम इस तरीके से काउंटर कर सकते हैं कि अगर उसका साइज से बेनिफिट है तो आई डोंट थिंक। बिकॉज हम, चाइना की ज्यादातर पॉपुलेशन ईस्ट में रह रही है, इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन कहाँ रह रही है? ये फिर पूरा नॉर्थ रीजन है में। आपका, नॉर्थ नॉर्थ में में। रह रही है ना? और फिर इधर रह रही है तमिलनाडु में, इधर भी कुछ प्लेन्स हैं, उधर भी रह रही है। भाई कोस्टल प्लेन्स में तो रह ही रहे हैं, ये सब रीजन है ही है। ठीक है, इन चीजों में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन गुड पॉइंट आपने अच्छा बताया कि पॉपुलेशन ज्यादा होना एक अपने आप में क्या है, चैलेंज है। हम नेगेटिव तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम चैलेंज जरूर बोल सकते हैं कि ये जो हम प्लान करके चल रहे हैं उस चीज में दिक्कत जरूर ला सकता है। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, आपने पढ़ा किसी ने? डेमोग्राफिक डिविडेंड किसी ने पढ़ा? यस, नो, नहीं? यह सर मैंने पढ़ा है, बट कंफर्म नहीं। आप हम्म। थोड़ा सा बताएंगे तो मैं भी बता सकती हूँ। ओके। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? पहले बात तो डेमो और ग्राफिक मतलब समझ लो, यानी कि पॉपुलेशन के डिस्क्रिप्शन देना। यानी कि जो एक पॉपुलेशन है एक रीजन की या एक देश की, उसके बारे में पता करना, वो है डेमोग्राफिक। उसके बारे में लिखना कि उसके फीचर्स बताना कि भाई 1 से लेकर 15 साल वाले कितने हैं, 15 से 59 वाले कितने हैं, 59 प्लस वाले कितने हैं, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितनी है, इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन कितनी है, वर्किंग पॉपुलेशन, यस सर, फीमेल यस सर। पॉपुलेशन। समझ रहे? ये हो गया आपका पॉपुलेशन के डिस्क्रिप्शन। और फिर इसके आगे आ जाता है क्या? डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या होता है
कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आ रहा है और वो पॉजिटिव रिटर्न है, यानी कि फायदे वाला रिटर्न, तो उसे क्या कहा जाता है? डिविडेंड। शेयर्स में अक्सर मिलता है डिविडेंड। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या बैठ जाता है कि पॉपुलेशन का वो ग्रुप जो कि इकोनॉमी को बड़े अच्छे लेवल पे फायदा दे सके, वही है डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड वर्ड का इजाद नहीं होता अगर पॉपुलेशन अपने आप में एक नेगेटिव टर्म होता, हाई पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक डिविडेंड बताता है कि अच्छी पॉपुलेशन होना, क्वालिटी पॉपुलेशन होना एक देश के लिए फायदेमंद चीज है। ये सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इस चीज को आप ऐसे समझ के चल लो अभी कि पॉपुलेशन का साइज मैटर करता है, लेकिन तब ज्यादा करता है जब उसकी पॉपुलेशन अनएजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड हो। उस पॉपुलेशन का कोई बहुत अच्छा यूटिलिटी ना हो, यूटिलाइजेशन ना हो, उस केस में वो पॉपुलेशन एक बर्डन बन जाता है। लेकिन जिस देश की पॉपुलेशन चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उसकी यूटिलिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी स्किल्स, एजुकेशन, सब चीजें बढ़िया हो, तो वो पॉपुलेशन बर्डन ना होकर के एक डिविडेंड का काम करती है। तो इंडिया की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन में चैलेंजेस क्रिएट कर रही है, लेकिन अगर पिछले अगले 10 साल में उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया गया तो ये ही इंडिया को डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनाने में हेल्प करेगा। पॉपुलेशन हो गया हमारा। एक चीज और आपको बताई थी पिछली बार मैंने कि इंडिया की जो टेरिटरी है ये, तो इस तरफ क्या है आपका? अरेबियन सी, इधर है बे ऑफ बंगाल। तो ये क्या पूरा अरेबियन सी इंडिया कंट्रोल करता है या इसका कुछ पार्ट? सर क्या आपने बोला? मेरा सवाल है कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, क्या इसका पूरा पार्ट मतलब इंडिया कंट्रोल करता है, या ये पूरा कंट्रोल करता है, या इसका कोई पार्ट कंट्रोल करता है इंडिया? ट्वेंटी सर टू परसेंट 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर 22 है। के रेंज तक कंट्रोल करता है। पक्का 12 किलोमीटर है? सर 22 है। कंफर्म, लेकिन पूरा तो मैं नहीं करता। तो हम्म। 22% सर है एनएम है। इंडिया। मैं सर अगर किसी इतने भी लैंड हिस्से का होता है। हम्म अगर सर मैं किसी भी इतने लैंड है हिस्से तो हाँ हाँ। सर कोई भी लैंड है तो उससे जो पास की सी होती है तो वहां पे 22% कवर कर सकता है। ऐसा अच्छा, रूल है। यस सर। ये अर्थ रूल की, नहीं लॉ सॉरी, है। ये इंडिया की बाउंड्री हो गई इतने पोर्शन की। और इससे यहाँ यहाँ तक ये जो समंदर है अरेबियन सी, इसका 12 नॉटिकल माइल्स, ना कि 12 किलोमीटर, 12 नॉटिकल माइल्स जितना डिस्टेंस को इंडिया की टेरिटरी माना जाएगा। 12 नॉटिकल माइल्स होता है 21.9 किलोमीटर के बराबर। तो ये क्या हो गया आपका इंडियन टेरिटरी। इस चीज को लिख सकते हो साथ में, छोटा मोटा साइड से डायग्राम बना सकते हो ताकि आगे के लिए याद रहे। ये रूल बनाया किसने है? यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। लॉ ऑफ सी, समुद्र के कानून बनाने वाली एक कन्वेंशन, वो भी किसकी? यूनाइटेड नेशन की। उसने बताया है कि इंडिया इंडिया ही क्या, मतलब ज्यादातर देशों के लिए यही रूल है कि आप 12 नॉटिकल माइल्स तक का रीजन अपने कोस्ट से अपना उसको टेरिटोरियल रीजन कह सकते हो। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें चल रही हैं। आज के दिन ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना मैं बहुत एडवांस पढ़ा दूंगा। कुछ बेसिक चीजें करेंगे और उन्हीं को आगे चल के उनको एम्पलीफाई करते चले जाएंगे। ठीक है। अब इसके आगे अगला कंसेप्ट आता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कि इंडिया की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये होगी आपकी अर्थ, ये हो गया 0 डिग्री। मैं मान लो एक लाइन ये भी खींच देता हूँ। तो इंडिया इसमें कौन से पार्ट में होता है? 1 2 3 4, कौन से वाले पार्ट में होगा? सर वन में सर है। वन में। वन वन वन। वन में। तो वन बताने का मतलब? हाँ जी। उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हाँ जी। The southern what India? बेटा क्या बोल रहे हो? Sir, India southeast में अपने। आपकी आवाज कट रही है।
बेटा दोबारा से एक बार कम से कम ऑडियो दोबारा से एक बार कनेक्ट करके देखो। यूपीएससी की सीट्स नहीं बढ़ रही हैं उस हिसाब से। बहुत अच्छा अच्छा सारे बच्चे, कुछ पार्ट 225 किलोमीटर तक। ई सेड, ये इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात मत करो अभी बेटा, टेरिटोरियल बाउंड्री की बात हो रही है। हाँ, चलो इस चीज को ही आपको बता देते हैं। क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपका इंडिया मिलेगा, पहली बात तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बता दिया था क्या है। दूसरी बात, उसमें भी जो ईस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न का, उसमें मिलेगा इंडिया। तो एक बच्चे ने बोला कि नॉर्थ ईस्टर्न, उत्तर पूर्वी एरिया, उसी में ही इंडिया मिलता है। अब ये चीज जानने से क्या फायदा है? फायदा ये है कि अगर हमें इंडिया की लोकेशन पता है, पहली बात तो आपको कुछ बेसिक प्रेमाइस बता देता हूँ क्या है। ये हो गई आपकी अर्थ, ये हो गया आपका 0 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका 23.5 डिग्री। फिर इसके बाद आएगा 66.5 डिग्री। फिर ये आ जाएगा पोलर रीजन। ऐसे ही यहाँ पे इनको बोला जाता है नॉर्थ, बिकॉज ये नॉर्थ में मिलते हैं। इनको बोला जाता है साउथ, बिकॉज ये साउथ में मिलते हैं। ये पोलर रीजन है, इसे 90 डिग्री, इसे भी 90 डिग्री, नॉर्थ और साउथ। अब इसमें से इतने रीजन को क्या बोला जाता है? ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। और इतने रीजन को, और इस वाले पार्ट के इस रीजन को, इसको क्या बोला जाता है? चलो ठीक है, तो इतना समझ में आ गया ना। जो ये वाला रीजन है, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल। इस रीजन को और इस रीजन को बोलेंगे टेम्परेट, और ऊपर वाले रीजन को बोलेंगे पोलर। इनके तीनों के अलग अलग नाम क्यों हैं, और फिर यही नंबर क्यों दिए गए हैं? 23 की जगह 24 क्यों नहीं है, या फिर 90 की जगह 100 क्यों नहीं है? ये पता है सबको? नहीं सर। नहीं पता? वेरी गुड। फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं तो सब चीजें पता होनी चाहिए, और अब हमारी कोशिश यही है कि आप लोग सब सीख के जाओ यहाँ से। मैं पहले बताता हूँ कैसे है सीन, ठीक है। पहले ये बताता हूँ 23.5 डिग्री ये कहाँ से आया, क्यों आया। तो आपको ये मालूम होगा कि अर्थ है, और अगर मैं एक एक पिन यहाँ से लेकर ऐसे खींच दूं, ऐसे कर, हाँ, ये देखो ऐसे कर दूं, तो ये क्या होगा? सेंटर से होकर के एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसको बोलते हैं एक्सिस, यानी ध्रुव। एक्सिस, अगर आपको जैसे वो होता है ना, क्या कहते हैं, लट्टू, तो ये क्या है? ये एक एक्सिस पे घूम रहा है। ये जब घूमेगा तो ऐसी डायरेक्शन में घूमेगा। तो उसी तरीके से ये अर्थ का भी ये एक एक्सिस होता है, ठीक है, जो कि 90 डिग्री से शुरू होता है, 90 डिग्री पे ही एंड होता है। लेकिन ये एक्सिस मुड़ा हुआ है अर्थ का, ऐसे। जो पुराना था वो ये था, जो इधर बनाया, और लेकिन अर्थ का जो एक्सिस है वो ऐसे है। यानी कि अर्थ ऐसे घूमने की बजाय, ऐसे ऐसे घूमने की बजाय, अर्थ कैसे घूम रही है? ऐसे। क्योंकि अर्थ ऐसे घूम रही है, इसीलिए एक्सिस ये बनाया गया। अब इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? 23.5 डिग्री का ही अंतर है। कितना टिल्ट है अर्थ अपने एक्सिस पे? 23.5 डिग्री। ये 0 डिग्री, प्रोटेक्टर में देखो ये 90 डिग्री होगा। तो अगर इतना एंगल मैं निकालूं तो ये 23.5 होगा। तो इतना जो अर्थ है वो इस एंगल से इतना टिल्टेड है। ये टिल्ट की वजह से क्या होता है? क्योंकि अर्थ इधर से 23.5 डिग्री गई, इधर से भी 23.5 जाएगी। तो जो इस टाइप का ये वाला जो एक्सेस था, अब कैसे ऐसे होगा, देखो ये 0 डिग्री हो गया आपका, समझ गए? ये हो गया 90 डिग्री। अब जो एंगल बन रहा है वो ये बन रहा है, ये वाला, ये बन रहा है 23.5 डिग्री का, और इधर भी 23.5 डिग्री बनेगा। तो जब इन दोनों तरफ बदलाव आ रहा है, तो ये अर्थ का जो मूवमेंट है वो भी ऐसा ही होगा, ऐसे। तो ये जो एंगल बन रहा है प्लेन का, ये भी इक्वेटर के साथ 23.5 डिग्री का ही तो बनेगा।
इसीलिए इस पॉइंट पे, इस जगह पर एक पॉइंट बना दिया गया और इस पॉइंट पर एक लैटिट्यूड बना दिया गया, जिसे बोल दिया गया कि ये 23.5 डिग्री है। अब इसका लॉजिक क्या है, मतलब इसका यूटिलिटी क्या है? ठीक है, आपने मैथ बता दिया, लेकिन सिर्फ इसको हमें जानने से मिल क्या रहा है? मिल ये रहा है कि 23.5 डिग्री को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये होता है नॉर्थ में। यस सर, आ आवाज आ रही रही है है। सर। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस बहुत सर। सर दिख रही। सबको दिख गई? यस सर, दिख रही है। यस सर, ओके, वेरी सबको गुड। दिख रही। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं कहानी। हाँ, तो सबसे पहले मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ही समझा देता हूँ आप लोगों को, है ना? उसके बाद ये 23 वाले एक्सेस पे जाते हैं। वो ओके क्या सर। है लैटिट्यूड, कोई बताएगा लैटिट्यूड क्या होते हैं? यस सर। कौन से वाले होंगे, लैटिट्यूड सर और लॉन्गिट्यूड? लैटिट्यूड फर्स्ट। लेफ्ट वाली फर्स्ट। लैटिट्यूड, सर लेफ्ट फर्स्ट वाला वाले हैं लेफ्ट वाला लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। राइट वाला और सेकंड वाला लॉन्गिट्यूड। जो लेटा हुआ है वो क्या है, लैटिट्यूड? या फिर और कोई लॉजिक है नो लैटिट्यूड सर, बोलने का? ऐसे ही। तो जो ठीक है, लेटा हुआ है वो लैटिट्यूड और जो लंबा खड़ा है वो लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाए क्यों जाते हैं, इनका मतलब क्या है? तो ज्योग्राफी का मेन टास्क क्या था शुरू शुरू में? मैप बनाना। और मैप बनाने के लिए कोई भी, यहाँ तक कि डायग्राम या फिर कोई बड़े बड़े आर्टिस्ट जब भी कुछ बनाते हैं तो वो एक ग्रिड पैटर्न में बनाते हैं। ये क्या होता है, एक ग्रिड? ग्रिड मतलब होता है ऐसे ऐसे स्क्वायर्स के बॉक्सेस बनाना और फिर उसके अकॉर्डिंग ही कोई डायग्राम बनाना। तो अगर वो ग्रिड कोई पिक्चर बनाने के लिए आर्टिस्ट बनाते हैं, तो जो मैप बना रहा है उसे भी ऐसे ग्रिड चाहिए होंगे। और ये ग्रिड क्या हेल्प करते हैं कि कौन सी जगह किस जगह पर है, उस जगह को प्रॉपरली मार्क करके फिर उसकी लोकेशन बनाना, उसमें हेल्प करते हैं। इसीलिए ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की जरूरत पड़ी। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो वर्टिकल लाइन होती हैं उन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। यानी जो लेटा हुआ वो लैटिट्यूड, जो लंबा है वो लॉन्गिट्यूड। अब इसको ठीक है, बता दिया कि भाई हमें ऐसी लाइंस चाहिए मैप बनाने के लिए, लेकिन अर्थ इतनी बड़ी है, अब इसमें कौन सी लाइन कहाँ खींची जाए ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए उन्होंने क्या तरीका निकाला? तो लैटिट्यूड उन्होंने बनाने का तरीका ये निकाला, इसको ऐसे समझो, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई, इसके बीच में क्या होता है, ये एंगल। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसे बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस। अब क्या किया, अर्थ, अर्थ ली ऐसी, अर्थ ली ऐसी, इसको यहाँ से बीच से काट दिया, तो एक रह गई अर्थ ये, और एक हो गई अर्थ ये। अब इस वाले पार्ट को ले लो तुम, इस वाले पार्ट को ऐसे ले लो ऐसे, और ये हो गई आधी अर्थ। ये हो जाएगा अर्थ का सेंटर। समझ पा रहे हो? यस सर। अब जो मैंने आपको एंगल बताया था ऐसे, तो ये वाला जो लाइन है, ये वाली, इस वाली लाइन को ये खींचा उन लोगों ने। ठीक है, जो ये वाली लाइन है वो इस पॉइंट पे आई, अर्थ के इस पॉइंट पे, और इसी पॉइंट से जो लाइन अर्थ पे बनेगी इसको बोल दिया उन्होंने 0 डिग्री, क्योंकि एक एंगल में भी इस लाइन को 0 डिग्री बोला जाता है। और ये वाली जो लाइन होती है, इसके बीच में जो ये एंगल बनता है उतना ही एंगल इस लाइन को बोल दिया जाता है कि ये लाइन इतने एंगल पर है। अगर ये यहाँ पर है लाइन तो ये 60 डिग्री बोला जाएगा, इधर है तो 45 डिग्री, इधर है तो 90 डिग्री। और इसी चीज का इस्तेमाल करके अर्थ के ऊपर जो लोकेशंस हैं उनको अलग अलग डिग्रीज दी गई। कैसे दी गई वो ये देखो। फॉर सर एग्जाम्पल, एक और मुझे बता दीजिए ना। एक बार और बता दें। यस सर। ये हो गया आपका, जो आप बचपन में कभी डी का यूज करके एंगल बनाया होगा, तो ये होता है आपका 0 डिग्री। और ये दूसरी जो लाइन होती है, ये 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 इस 0 डिग्री के साथ जो एंगल बना दिया उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल, 45 डिग्री फॉर एग्जाम्पल। और
इसको तो एंगल कह दिया हमने, और यहां से लेकर यहां तक, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा उसे बोला जाता है एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया ना, ये हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट। अब इसको आप अप्लाई करो अर्थ पे। तो अर्थ पे क्या किया गया, दो हिस्सों में काट दिया बीच से, और उसका जो राइट वाला हिस्सा है उसको ये पकड़ लिया हमने इस तरीके से। समझ गए, जो इधर वाला हिस्सा था वो ये रह गया। तो हम इसमें से देखते हैं, इसमें कैसे देखना है। अर्थ का जो सेंटर है वो ये हो गया, सेंटर समझ में, सर्कल का सेंटर, वैसे ही अर्थ का सेंटर, स्फीयर का सेंटर। इस सेंटर से एक लाइन खींची गई 0 डिग्री पे बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ। अब ये अर्थ की सरफेस आ गई, ये क्या है, अर्थ की सरफेस ही तो है, ये तो अर्थ के अंदर का पार्ट है ना, याद होगा आपको। ये था क्या, क्रस्ट, ये है मेंटल, ये आउटर कोर, इनर कोर। अब जो कोर से एक इमेजिनरी लाइन अपने मन में खींची गई यहां से, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, और ये अर्थ की सरफेस पर आकर के टच हो रही है। ये जो पॉइंट है इसको बोल दिया गया कि ये 0 डिग्री है, इस तरीके से। ऐसे ऐसे ही तो बनेगा अर्थ का, जैसे जो सर्कल है अर्थ का, तो ये जो 0 डिग्री है वो ये वाला पोर्शन है आपका। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एंगल की बात करी थी ऐसी वाली, तो ये वाला काम तो हो गया। अब ये वाले काम की जरूरत है, इस वाली लाइन की, इस वाली की। उस वाली लाइन का हम यूज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। ये लिया एक पॉइंट मान लो मैंने अर्थ पे, अब इसका मुझे लेटीट्यूड पता करना है, क्योंकि हमने क्या पता किया था, ये वाली लाइनें क्या होती है, लेटीट्यूड। अगर मुझे ये लेटीट्यूड पता करना है, इस पॉइंट का लेटीट्यूड, तो मैं इस पॉइंट को अर्थ के सेंटर से, जो ये वाली लाइन थी, इसके साथ इस एंगल को बना के देखूंगा। जितने एंगल पे ये सेंटर पे भी पॉइंट बनेगा उतने ही एंगल का लेटीट्यूड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा कि एक ये पॉइंट है अर्थ की सरफेस पे, ये पॉइंट, और ये पॉइंट बना रहा है, ये पॉइंट इस सेंटर के साथ ऐसे एंगल बना रहा है। तो ये एक एंगल बनता है मान लो 30 डिग्री का। कितने का, 30 डिग्री का। तो ये जो लेटीट्यूड होगा, इसको पूरे को क्या बोल दिया जाएगा, 30 डिग्री लेटीट्यूड। जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो लेटीट्यूड, व्हाट इज लेटीट्यूड, अ लेटीट्यूड इज अ एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ लोकेशन फ्रॉम द प्लेन ऑफ अर्थ। यानी कि ये हो गई अर्थ, ये हो गया 0 डिग्री। अगर इस पॉइंट का मुझे पता करना है कि ये पॉइंट का ये लेटीट्यूड कौन सा है, इसका इसका पता करने के लिए ये अर्थ को बीच से मैं काटा, ये 0 डिग्री वाली जो लाइन है इसका बीच से 0 डिग्री का खींचा, और ये वाला जो है लेटीट्यूड, ये वाला, इसका पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाया, इस पॉइंट को सेंटर से एंगल बनाया। जो ये एंगल बनेगा वो ही क्या होगा, लेटीट्यूड होगा। ऐसे करके कैलकुलेट होता है। अब समझ में आया, वेल एंड गुड। नहीं समझ में आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सवाल नहीं पूछा जाने वाला एग्जाम में। ये बेसिक कंसेप्ट है सर प्लीज आपके एक लिए बार और इम्पोर्टेंट। क्या कह मुझे रहे नहीं हो, आया। सर एक बार प्लीज बता दीजिए, नहीं समझ में आया। एक बार फिर से बताएं, सुनो। ये हो गया आपका सेंटर, ये हो गया अर्थ का हाफ किया, ऐसे कर दिया। ये हो गया आपका सेंटर अर्थ का, इतना समझ में आया, अर्थ का बीच का पॉइंट। जैसे ये अर्थ है, ये सब ये वो गोल आगे असर गोल होती कैसे है। मेजर करते हैं वो नहीं है। हाँ, तो ये देखो ना, ये सेंटर हो गया, सेंटर से एक लाइन खींची, ये अर्थ की सरफेस है, आप यहाँ पे बैठ खड़ी हो। ठीक है, फिर आपने क्या किया, अभी मेरे को अपना लेटीट्यूड पता करना है कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो इधर लेटीट्यूड क्या है। तो आपने सेंटर खींचा और पता किया कि आप तो बिल्कुल सेंटर के सामने ही खड़ी हो, है ना। तो आपने बोला कि ये सेंटर के सामने खड़ी हो, यानी कि मैं कहाँ पे हूँ, इक्वेटर पे, 0 डिग्री। फिर आप चल के आप पहुंच गई
कहाँ पर, इस जगह पे, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे। अब आप चाहती हो कि यहाँ पे जो ये लैटिट्यूड बन रहा है अर्थ का, ये लैटिट्यूड कितना है। तो आप क्या करोगे, इस पर एक पॉइंट लोगे, इस पॉइंट से सेंटर की तरफ एक लाइन खींचोगे, फिर ये जो दो लाइनें बनी, पहली वाली दूसरी वाली, इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल निकाल लोगे। वही जो एंगल बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल 40 डिग्री का एंगल बना, तो ये जो लैटिट्यूड है ये वाला, ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का। एंगल कैसे निकालते हैं, 0 डिग्री। एक लाइन अगर इसी के ऊपर बना दूं तो वो 0 डिग्री एंगल होगा। अगर इसके अलग बनाऊं 30 डिग्री होगा, इसके अलग 60 डिग्री होगा, इसके अलग 80 डिग्री होगा, और यहाँ पे 90 डिग्री होगा। यही लाइन अगर इस तरफ जाती जाएगी तो वो 0 डिग्री की तरफ जा रही है, वापस जा रही है तो 90 डिग्री की तरफ। उसी तरीके से जो आपका अर्थ का सेंटर है, उस सेंटर का जो 0 डिग्री का इक्वेटर की लाइन है, उसके कंपैरिजन में जो दूसरे पॉइंट की, अर्थ की सरफेस का जो पॉइंट है, उस पॉइंट का सेंटर से अगर लाइन खींची जाए तो वो जो लाइन अर्थ के इक्वेटर से कितना एंगल बनाएगी, उसी को हम लैटिट्यूड कहते हैं। समझ में आया, अच्छा है, नहीं समझ में आया इसी को चार आ पांच गया बार सर। समझने की कोशिश करो। आ आ गया, गया आ गया। यस सर। ठीक है। तो लैटिट्यूड कैसे निकाला गया वो आप समझ गए होंगे। अलग अलग अर्थ यस के ऊपर सर। पॉइंट पॉइंट थे, उन्हीं पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए एंगल बना दिए। लैटिट्यूड क्या है, लाइन है, लेकिन ये लाइन बनती है डॉट से। तो अर्थ के ऊपर अगर मैं इस जगह का 0 डिग्री के कंपैरिजन में देखूं कि यहाँ पे 23 डिग्री बन रहा है, और यही डॉटों को इकट्ठा जोड़ दूं तो एक लाइन बन जाएगी। इसी लाइन को मैं बोलूंगा 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का दूसरा कैरेक्टर होता है कि लैटिट्यूड पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। पैरेलल मतलब इक्वी डिस्टेंस, यानी इन दोनों के आपस में बराबर डिस्टेंस होगा। तो अर्थ के ऊपर 0 डिग्री, फिर यहाँ पे 23.5, फिर 66.5, फिर 90 डिग्री। ऐसे ही करके इस तरफ भी लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड मतलब ऐसी ऐसी लाइन है। तो अगर मैं पूछूं कि अर्थ के ऊपर ऐसी वाली लाइनें कितनी हैं, तो कितनी बताओगे। कोई है मैथ्स का स्टूडेंट, 360। 360 कितनी 360 होगी। 180। 360 180 या 360। सर 180। नहीं 180 नहीं 180 सर वाले तो दोनों बच्चे बराबर काफी हैं। क्लोज हैं, लेकिन वो वन 360 वाला बच्चा नहीं सॉरी वो सर कहाँ से पहुंचे तुम। 180 181 होगा सर। 181 181। नो, 181 99 होगा इधर है पक्का। तो। हाँ सर इक्वेटर पक्का को लॉक ऐड कर दो। करिएगा तो 180 बन जाएगा सर। हम्म, एक बार सॉरी ट्राई वो सर मैं करते हैं गिन के। कंफ्यूज कंफ्यूज हो गया था सर, सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं है यार, सीखने के लिए तो बैठे हैं। ये हो गया 0 डिग्री, ठीक है। मान लो 1 डिग्री ये हो गया, और ऐसे ऐसे खींचता मैं जाऊं तो लास्ट में यहाँ पे किस पे पहुंचूंगा, 90 पे ही तो पहुंचूंगा। ऐसे ही इधर से ऐसे खींचता हुआ जाऊं तो लास्ट वाली जो लाइन खींचेगी वो 90 पे ही खींचेगी। तो 1 से लेकर 90 तक का कितना हो गया, 89। फिर यहाँ पे 1 से लेकर 90 तक का कितना हो गया, 89। 89 + 89 178। 178। 8। और एक और प्लस लैटिट्यूड 0 डिग्री वाला। हाँ वो 179। 179। तो टोटल लैटिट्यूड कितने अर्थ पे, 179। ठीक है, ऑल क्लियर। यस सर। यस सर। हम्म, कुछ नया जानने को मिला होगा। अब आ जाते हो लॉन्गिट्यूड पे। अब जब लैटिट्यूड खींचना था तो चलो हमने इक्वेटर से खींच दिया, बिकॉज हमें मालूम है कि अर्थ का ऐसे करके तो हम सेंटर निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसे करके सेंटर निकालना मुश्किल है। उसकी वजह क्या है कि अर्थ का अगर मैं इधर से एक लाइन खींचूंगा ऐसी, तो ये एक ही लाइन होगी, क्योंकि अगर मैं इसके थोड़ा सा भी नॉर्थ में अगर खींच दूंगा तो वो इक्वेटर जितनी लंबी नहीं होगी।
ऐसे ही साउथ में अगर खींच दूंगा तो 1 मीटर जितनी लंबी नहीं होगी। तो अर्थ का जो सेंटर से लाइन है वो तो एक ही निकलेगी, लेकिन अगर नॉर्थ टू साउथ लाइन खींचना चाहो तो वो एक नहीं खींच सकती। नॉर्थ टू साउथ तो ऐसे भी खींच सकती है ना, ये भी बराबर डिस्टेंस होगा, ये भी बराबर डिस्टेंस हो सकता है, ये भी बराबर, ये भी बराबर। तो इसके बारे में जब डिलेमा आया कि ऐसी लाइन कहाँ से खींची जाए, तो ये खींची गई किस टाइम पे, 1784 या 1800 में, 19th सेंचुरी के आसपास। और उस समय पूरी दुनिया पे सबसे बड़ा एरिया किस देश के कब्जे में था 17th 18th सेंचुरी में? सर यूएसएसआर। बेटा यूएसएसआर तो 1940 के आसपास था। उस समय का ब्रिटेन। सबसे बड़ा एरिया कब्जा हुआ सर किसके ब्रिटेन। पास था? ब्रिटेन ब्रिटेन। के पास, है ना। तो जो ब्रिटेन है उसने बोला कि भाई, जब पूरी दुनिया का राजा मैं हूं, तो जो लेटीट्यूड का 0 डिग्री खींचोगे, जैसे लेटीट्यूड का 0 डिग्री तो पता ही है, लॉन्गिट्यूड का जो 0 डिग्री खींचोगे वो आप मेरे ही देश से खींचोगे। तो ब्रिटेन, ये आपका हो जाएगा ऐसे करके, इस तरफ है ब्रिटेन यहाँ पे। तो ब्रिटेन ने बोला कि मेरे यहाँ पर एक लेबोरेटरी है जिसको बोला जाता है, जो है ग्रीनविच में, ठीक है। और ये ग्रीनविच से ही एक लाइन खींच दी गई जिसको 0 डिग्री बोला गया। और इसी को 0 डिग्री क्या बोला गया, लॉन्गिट्यूड। ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड कैसे होता है? लैटिट्यूड आपने एक चीज नोटिस करी होगी, लैटिट्यूड ऐसे ऐसे होते हैं, पूरा सर्कल के फॉर्म में होते हैं, है कि नहीं। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ आधे सर्कल को कवर करते हैं, ऐसे। ये पूरा ऐसे नहीं खींचता जैसे कि ये खींच रहे हैं ना, ऐसा, इसमें ऐसा सिस्टम नहीं होता, ऐसा वाला नहीं होगा, क्योंकि ऐसे वाले का कोई फायदा ही नहीं है। आपको क्या है, पैरेलल लाइंस खींचनी है, ये पैरेलल लाइंस तो लेटीट्यूड की खींच दी। अब इधर की जो खींचनी है, इसके लिए आपको सर्कल की आधी लाइनें खींचनी पड़ेगी, यानी स्फीयर की आधे सर्कल को समझ के ऐसी ऐसी लाइनें खींचनी पड़ेगी, ऐसे, समझ गए। तो ये वाली जो लाइन थी ये 0 डिग्री बोल दी गई क्योंकि ये ग्रीनविच मीडियन टाइम बोला जाता है, जैसे आज की डेट में ये ग्रीनविच लोकेशन पे थी, और ग्रीनविच उस समय का जो ब्रिटेन था उसका पार्ट है। अब इस 0 डिग्री से 180 डिग्री, ऐसे समझो कि जैसे कोई बॉल होती है। अब इधर मैं एक पॉइंट पे ये 0 डिग्री बना दिया, लेकिन जो सर्कल है वो तो पूरा ऐसा ही है ना, कुछ इस तरीके का, ऐसा। तो इसको अगर मैं ऊपर से देखूं, ये, और इधर से ये मैंने क्या किया, 0 डिग्री खींच दिया, तो यहां से ऐसा पूरा राउंड अगर जाऊंगा तो कितना एंगल बनाऊंगा मैं, 360 डिग्री। समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? सर आ सर रहा। आ रहा है समझ, सर आ आ रहा रहा है है। समझ। आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा वो प्लीज बोल दो, फिर बाद में मत बोलना। सर एक इसका चीज मतलब में सबको था आ रहा मेरा है। डाउट सर। बोलिए बोलिए, रोहित शर्मा। सर जो आपने बताया था ना 179 सर, वो समझ नहीं आया मतलब। मैंने सर मतलब 181 का पढ़ा था, पता नहीं कब, मतलब वो तो। कोई बात नहीं, इसको मैं क्लियर कर दूंगा। मेरे को भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि 179 है कि 181 है, लेकिन मेरा कैलकुलेशन जो आपके सामने किया वो तो यही था कि अगर मैं 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक गिनूं, तो 90 - 1 कितना होगा, 89 ही तो हुआ। और दूसरा भी नीचे का 1 डिग्री से 90 डिग्री तक गिनूं तो वो 89 हुआ। तो 89 प्लस 89 कितना होता है, 178, प्लस इक्वेटर की एक लाइन। आइडियली मैं ऐसे भी समझ सकते हो कि जगह यहाँ से 90, इधर से अगर मैं टोटल ऊपर तक गिनना शुरू करूं तो पूरा कितने लाइंस बन रही हैं, 180 लाइंस बन रही हैं, 180। लेकिन इसमें जब हम काउंटिंग कर रहे हैं तो 0 डिग्री की 2 बार काउंटिंग भी हो रही है, तो इस वजह से एक माइनस किया जाता था। लेकिन चेक कर लेता हूँ, एक साइड में गूगल ही कर लूँ ना, देखो गलत क्या पड़ा हो आपको यार। आपका क्या कंफ्यूजन, हाउ मेनी,
सर गूगल पे 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 और प्लस इक्वेटर प्लस 181 हो रहा। Are there 179? The total number of parallel thus drawn including the equator will be 179 ही तो दिखा रहा है बेटा। अब वो अलग अलग कोचिंग्स का अलग अलग अनुमान है, पता नहीं कौन सी पढ़ाई करके आकर के ये पढ़ाते हैं, मुझे नहीं मालूम। मैंने और सर आपके ये लोग सामने ना ही काउंट करके डिफरेंस बता दिखाया। रहे हैं 1 डेसिमल 1 सॉरी 9.1 डिग्री का डिफरेंस बता रहे हैं ये। नहीं नहीं बेटा, मेरे हिसाब से 179 ही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ। 179 और 181 ये थोड़ा डाउट के लिए रख लो, ठीक है। इसको मैं मैसेज कर दूंगा आपको। और सब मेरे में 181 180 आ रहा है। 180 तो बेटा हो ही नहीं सकता कैसे भी। या तो 179 होगा। 181 का लॉजिक तो मेरे को ऐसे भी नहीं समझ में आता, कैसे काउंट कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं 1 से भी गिनना शुरू करूँ, 1 2 3 4 ऐसे करके अगर मैं 90 तक पहुंचू, तो कितना काउंट हुआ? 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि आ, जो 90 डिग्री वाला है, तो ऐसा होता है ना, ऐसे डिफरेंस 1 से 2 1, 2 से 3 2, 3 से 4 3, ऐसे गिनोगे तो 90 के बाद 91 थोड़ी है जिसको तुम है ना आगे गिन सर लोगे। ऐसे तो नहीं, सर सर वो ऐसे तो नहीं ना वैसे सर। नहीं, जैसे एक से लेके 2 तक 1 जो होता है ना, वो 1 नहीं गिन रहे, वो 1 से 2 तक के बीच में 1 है। अगर हम सर 0 to 1 करके चलें और फिर 1 माने, तो ऐसे भी अगर करोगे तो नॉर्थ 0 से नॉर्थ में गए तो आपने मान लो काउंट कर लेंगे इस तरीके से 90 काउंट होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? और फिर इसी 0 से साउथ में गए तो 0 से साउथ तक काउंट करोगे तो भी 90 काउंट होंगे। होगा ना? हाँ ये सर। तो है डन। और सर इतना तो क्लियर। सर 90 प्लस 90 क्या हो गया? यस सर। 180। 180। लेकिन 180। जीरो इसमें हमने दो दो बार गिन लिया ना, जीरो। यस जीरो सर। डिग्री लेटीट्यूड, तो उसमें से 1 माइनस करोगे तो 179 ही होना चाहिए ना। यस सर। ठीक है, ये मेरा लॉजिक है। एग्जाम में अगर मेरे पे कॉन्फिडेंस है तो यही मार के आना। बाकी मैं कुछ टेक्स्ट बुक वगैरह में किसी में मैंने अभी तक चेक नहीं किया, चेक करके अगर होगा तो बता दूंगा, कल के दिन डाउट डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है। फिर भी एक बार रिसर्च करना, जो 179 वाले हैं वो अपना आर्गुमेंट देना, 181 वाले हैं वो अपना, और प्लीज सर 180 वाले हैं वो आर्ग्यूमेंट भी। थोड़ी है सर आर्ग्यूमेंट नहीं है 179 और 181 वाला, वो जैसे कंफ्यूजन है। नहीं, आर्ग्यूमेंट में नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा। आर्ग्यूमेंट जैसे जो वकील होते हैं ना, वो जब एक दूसरे को अपनी अपनी बातें कहता है तो उसे लॉ की लैंग्वेज में आर्ग्यूमेंट बोला जाता है कि व्हाट इज योर आर्ग्यूमेंट ऑन दिस केस, या फिर व्हाट इज योर स्टैंड ऑन दिस केस। मतलब आप अपना अपना जो स्टैंड है आप दोनों का, दोनों साइड्स का, वो अपना अपना उसको प्रूव करने के लिए भेजना। जरा लेट्स सी किसका सही रहता है। सर एक 180 वाले हैं बच्चे, वो भी ट्राई करना। और जो 360 वाले हैं वो तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है। सर मैंने तो सर एक बार सर यूट्यूब पे देखा था कंफ्यूजन हो सर, गया तो वो था। बता रहा था सर 90 प्लस 0 तो 181 ऐसे बताया था उसने। 90 प्लस 90 प्लस 0 वाला तो उसको जोड़ के 181 टोटल। लाओ यार, आज इंडियन ज्योग्राफी छोड़ो, पहले आज ये मैथ ही कर डालते हैं। 0 से 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है। अब मैं आपसे नंबर नहीं पूछ रहा, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? लेटीट्यूड यानी कि लाइंस। तो ये तो 0 डिग्री क्या होगा आपका? इक्वेटर, है ना। ऐसे ही इधर से इधर जाओ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये आपके सामने मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अब मेरे को इसमें ये वाली लाइन से तो गिननी है, समझ रहे हो ना? इन्हीं लाइंस को ही तो गिनना है। समझ रहे हो बच्चों? यस यस नो? सर। यस जल्दी सर सर। समझ में आ जाएगा, जल्दी यस सर। कवर होगा। यस सर। ठीक है, तो चलो गिनना शुरू करते हैं यहाँ से। कहाँ से गिने? ये है 10। ठीक है, तो आ, यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10।
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। हमने कितना चेक कर लिया इसमें? 10 से, और इधर से 1 से 10 तक। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो अगर इतने से इतना 21 है, तो अब 10 से लेकर के जो 20 तक जाओगे तो कितना होगा? 10 तो हम यहाँ पे काउंट कर चुके हैं, इधर देख रहे हो ना, ये वाला 10 तो काउंट कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे कहाँ से काउंट होगा? 11 से ही तो काउंट होगा। तो 11 से 20 तक चलो। यस सर। तो अब यही चीज तो है भाई, ये समझ कैसे नहीं रहे हो? रुक जाओ। वही तो चीज है, जब ये वाली जो एक काउंटिंग जो है वो एंड हो जाएगी, और दूसरी चीज है यहाँ पर हमने जीरो एक बार काउंट कर लिया यहाँ से इस तरफ जाते समय, और जीरो से इस तरफ जाते समय भी एक बार फिर से काउंट किया है जब हम 21 इसका काउंट निकाल रहे हैं। कैसे समझाऊं, रुको, लेट मी ट्राई। एक काम करते हैं, इसको हम पेंडिंग में डालते हैं, इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। हो सकता है मैं भी गलत हूँ, तो इसको मैं कल के दिन और रिसर्च करके ला करके आपको बताता हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके सर। हाँ, क्योंकि बेटा टेस्ट हो रहा है, और ये तो हम बाद में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, एक सेशन और ले लेता हूँ, ठीक है? थोड़ा इंडियन ज्योग्राफी का एंगल कवर करते हैं, इसको मैं एंड यस करके सर। दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ। ओके, यस सर। आ जाओ। ठीक है, तो लेटीट्यूड समझ गए, जो लेटा हुआ उसका एंगल कैसे बनता है थोड़ा बताने की कोशिश करी, नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, ऐसे ही ध्यान कर लेना कि ये अर्थ हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। जीरो से ऊपर जाओगे तो यहाँ पे 90 डिग्री तक बनता है, तो हम इसको कैसे बनाते जाते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से चलते जाते हैं। ऐसे ही नीचे जाते जाते हैं तो भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ही होता है। लेकिन कई बार मैंने बच्चों को देखा है ये सवाल पूछते हुए कि सर इधर आपने 1 गिन लिया, फिर इधर 1 क्यों गिन रहे हो, या फिर ये 1 से ही क्यों स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर सीधा हम काउंटिंग यहाँ से क्यों नहीं शुरू कर देते? 1, फिर यहाँ पे 2, 3, ऐसे करते 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 आ जाओ यहाँ पे 180 तक। तो उसका रीजन क्या था? एंगल बनता है। एंगल आपको बताया मैंने कैसे बनता है। ये हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। अब इधर मान लो 30 डिग्री है, तो ये जो 30 डिग्री वाला ये जो लाइन है, यहाँ से मैं एक लाइन खींचता हूँ सेंटर की तरफ अर्थ के, तो ये 30 डिग्री एंगल बनाता है, इसीलिए इसको 30 डिग्री कहा जाता है। ऐसे ही जो इस पॉइंट है इधर पे जो 60 डिग्री लिखा है, तो ये जो 60 डिग्री है, ये अर्थ का ये जो 0 डिग्री है इससे 60 डिग्री बनाता है। ऐसे ही इसको 90 डिग्री कहा जाता है, तो ये इसके साथ क्या बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? इस पॉइंट को ये कहा जाएगा, जो इस पॉइंट पे होगा उसी उसी को इस पॉइंट कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सर्कल बन रहा है। ऐसे ही ये भी सर्कल बन रहा है, सर्कल की फॉर्मेट में लेटीट्यूड होते हैं। जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो सेमी सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, यानी कि आधे आधे पे ही बनते हैं ग्लोब पे। ये 0 डिग्री ये बना दिया था हमने, और इसके बाद इस तरफ से काउंटिंग शुरू होती है, यानी जीरो से राइट की तरफ 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाओगे, और फिर अर्थ के पीछे जाओगे, फिर उधर से गिनते गिनते आते आते यहाँ तक लास्ट में आते आते कितना बन जाता है आपका एंगल? 360 डिग्री पूरा। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 0 डिग्री था सेंटर से, और इधर से घूम के ऊपर से अर्थ का देख रहे हैं, तो ये क्या है? पूरा एक सर्कल ही तो कवर कर लिया, और एक सर्कल का कितना एंगल होता है? 360 डिग्री टोटल। ठीक है, ये 0 डिग्री है, और जो इसके जो ऑपोजिट में इधर 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि आधा सर्कल कवर हो गया ना इतना, और आधे सर्कल का कितना एंगल होता है? 180 डिग्री। तो जो 180 डिग्री होगा इधर वाले को ग्रीनविच मीडियन लाइन बोला जाता है, GMT। और जो इसके ऑपोजिट में जो 180 डिग्री पे बन रहा है, इसको क्या बोला जाता है? IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। कैसे देखोगे? यूट्यूब पे दिख जाएगा? ऐसा समझ में आ गया कि मैं आगे अब यूट्यूब पे भी वीडियो में दिखाऊं बच्चों? सर समझ आ गया। चलो ठीक है, फिर हम ज्योग्राफी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें इंडियन पढ़नी है। अब ये रहा मैप,
तो अब हमने अर्थ की सॉरी इंडिया की बात की थी कि इंडिया जो है अर्थ के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इधर कहीं पर है। तो इसका मतलब क्या है, इधर होने से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इसके होने से इम्पैक्ट ये पड़ता है कि 0 डिग्री इक्वेटर है, इधर सबसे ज्यादा गर्मी रहती है बिकॉज सन की डायरेक्ट डायरेक्ट रेस पड़ती है। ठीक है। जो इधर जब सन की रेज आएंगी, ऐसे समझो कि सन की रेज जो है वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है। ठीक है। तो ये इतने एरिया पे तो आगे गिरेगी, और इतनी ही रेज अगर मैं इधर डालूं तो वो ऐसे आके गिरेगी, थोड़ी सी टेढ़ी। इसको अगर मैं सरफेस को इमेजिन करूं तो ये सन की रेज है, ऐसे डायरेक्ट इतने एरिया में ही आके गिर रही है। लेकिन अगर इसको मैं इमेजिन करूं तो ये कैसे दिखेगा? सन की रेज ऐसे, और ये आके ऐसे गिर रही है। समझ रहे हो? तो ये उतने ही, जैसे फॉर एग्जांपल 10 रेज यहाँ पर है, 10 रेज यहाँ पर है, ये 10 रेज कम एरिया में पड़ रही हैं, और ये 10 रेज ज्यादा एरिया में पड़ रही हैं। अगर मैं 10 रेज को कम एरिया में कंसंट्रेट करके डालूंगा इतने से में, और वही 10 रेज को अगर मैं ज्यादा एरिया में डालूंगा, तो हीट किधर की ज्यादा बढ़ेगी? हीट उधर ही की ज्यादा बढ़ेगी जहां पर सबसे ज्यादा रेज गिर रही हैं और कम एरिया में गिर रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ जाती है, हीट इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इक्वेटर पे जो सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, इसलिए वहां पे हीट ज्यादा होती है, बिकॉज वहां पे हीट इंटेंसिटी यानी रेज की इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। और इक्वेटर से जब हम नॉर्थ की तरफ जाने लग जाते हैं तो डिफ्यूज्ड सन रेज ज्यादा पड़ती है। ये हो गया वर्टिकल सनराइज पड़ना, सिर के ऊपर धूप होना, तो ज्यादा धूप लगेगी। लेकिन सूरज अगर साइड में हो और ऐसी सनलाइट पड़ती है तो कम धूप लगती है, कम धूप लगती है और कम असर करती है, कम कम गर्मी पैदा करती है। इस चीज को बताया क्यों? क्योंकि इसी की वजह से, इसी के बेसिस पर हमने अर्थ का जोन्स बांट रखे हैं। इसको ट्रॉपिकल जोन कहा गया जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है, इतने को टेम्परेट जोन कहा गया जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है लेकिन मॉडरेट टेम्परेचर रहता है 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और इससे जो ऊपर का जो नॉर्थ है ये वाला, इसे पोलर एरिया कहा गया जिसमें बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है। तो जो इंडिया है वो ऐसी जगह पे लाई करता है, यानी कि इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो टेम्परेट रीजन में पड़ता है, यानी सब ट्रॉपिकल रीजन भी कह सकते हो या फिर वार्म टेम्परेट रीजन भी कह सकते हो। यानी कि इंडिया का ये जो साउथ पार्ट पड़ता है ये ट्रॉपिकल रीजन में पड़ जाता है, और ये जो नॉर्थ पार्ट पड़ता है ये टेम्परेट रीजन में पड़ जाता है। और इसी की वजह से ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बीच में इंडिया के दो डिवीजन होने की वजह से यहाँ का क्लाइमेट, साउथ का नॉर्थ से, कल्चर और बहुत सारे फीचर्स जो भी इंडिया के हैं वो बहुत कुछ डिफरेंट होता है। आया समझ में इतना? यस सर। यस सर। सो तो नहीं गए? कोई बोरिंग क्लास तो नहीं लग रही यार? नो सर। नहीं नो सर, सर। इंटरेस्टिंग है सर क्लास। हाँ जी। सर इतनी इंटरेस्टिंग है अच्छी क्लास लग रही आपकी। थी। अच्छा सर अच्छा, मेरे को चलो पहले वेरी गुड। क्लियर नहीं हुआ था, अब हो गया है। पहले क्लियर नहीं हुआ था, अब हो गया है। चलो वेल डन। अब हम आगे थोड़ा सा लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया कौन से लेटीट्यूड में पड़ता है। अब वेस्ट टू ईस्ट और नॉर्थ टू साउथ देखते हैं। ठीक है। तो हमें यह पता था कि हम लेटीट्यूड कैसे बनाते हैं, ऐसे, और लॉन्गिट्यूड कैसे बनाएंगे, ऐसे। तो ये बीच के लेटीट्यूड और बीच के लॉन्गिट्यूड भूल जाते हैं। ठीक है। अगर ये वाला जो लेटीट्यूड है मैं इसको देखूं, यानी कि हाँ एक चीज समझ लो कि इंडिया के इस पार्ट को क्या बोला जाता है, मेन लैंड, यानी मेन लैंड। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया केवल यहाँ तक नहीं है, यानी इस इतने तक नहीं है। इधर क्या पड़ता है अपना, अंडमान एंड अंडमान। निकोबार। अंडमान। तो ये भी तो इंडिया का पार्ट है। तो ये मेनलैंड इंडिया है, ये इसको मिलाकर पूरा इंडिया ही हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि
लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंडिया के क्या है? तो इंडिया का जो लैटिट्यूड बैठेगा वो नीचे से, इस जगह से, इस पॉइंट पे, ये वाला जो लैटिट्यूड होगा ये होगा आपका लमसम 8 डिग्री के आसपास, 8 डिग्री नॉर्थ। 8 डिग्री ठीक 4 है, मिनट। कितना? 8 डिग्री 4। अरे 8 डिग्री वाह 4 मिनट। बेटा, एंड डेसिमल थर्टी वैल्यूज में भी सेवन डिग्री बता रहे सिक्स एंड 37°6। हो। यस। अरे बेटे, क्या बात है। ये वाला हो जाएगा तुम्हारा क्या, 37 डिग्री 6। शाबाश। इस चीज को नोट कर लो, मैप बना लो। मैप नहीं बना पा रहे हो तो ऐसे ऐसे करके बना लो, लेकिन आई विश ज्योग्राफी स्टूडेंट हो तो मैप बना लो। एक दिन मैं क्लास आपकी लूंगा, मैप कैसे बनाया जाए इसकी भी, फिर आप भी मैप बना पाओगे। आई होप, वैसे बना लेते हो, उस दिन एक्सरसाइज दी थी मैंने देखा, बट कम टाइम में मैप बनाना इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इसे नोट कर लो। लैटिट्यूड जो है आपका, वो मेनलैंड इंडिया का साउथ में जो होगा वो होगा 8 डिग्री 4, और वो भी क्या, नॉर्थ, ना कि साउथ। और जो नॉर्थ का जो अपर ये वाला जो पॉइंट है, ये इंडिया का सबसे दूर का पॉइंट है नॉर्थ में, और इंडिया का सबसे नीचे का पॉइंट है साउथ का, वो ये मेनलैंड का। और पूरे इंडिया की बात करो तो इस जगह पे एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, कोई बताएगा इस वाले को? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा सर पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। तेरा पॉइंट। और इसका लैटिट्यूड कितना है? 645। 6 डिग्री 45। इसको क्या बोला जाएगा, इंदिरा पॉइंट। उसको इंदिरा कोयल भी बोलते हैं ना? कॉल ऊपर होता इंदिरा इंदिरा है। कोल कोल ऊपर बेटा, वाले को बोलते हैं। इंदिरा अच्छा कोल भाई, ये है। वही तो सॉरी सर, कंफ्यूजन में रहता हूँ सर, इंदिरा इंदिरा नाम एक ही है तो समझ नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। कोल, कोल का कुछ बना लो अपने मन में। कॉल लगाते हैं अगर तो वो कोल ऊपर मैन, की तरफ, इसीलिए इंदिरा आर कॉल। मतलब जम्मू कश्मीर में आर्मी रहती है, सर आर्मी में एक लेफ्टिनेंट पोस्ट कर्नल होती है के नाम से। हाँ, आर्मी में एक पोस्ट होती है कर्नल। हाँ कर्नल सर। का शॉर्ट फॉर्म होता है कोल, उसी से याद कर लो। ठीक है, साउथ और नॉर्थ पता चल गया। मेनलैंड का क्या है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ। मेनलैंड का पॉइंट नहीं बताया किसी ने, इस जगह को क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। सर कैप ऑफ कैमलिन में है ना? हाँ हाँ, सर लास्ट पॉइंट कैप ऑफ कैपलिन है। हाँ हाँ। वो क्या सर है कि जो मेनलैंड है ना, उधर से एक थोड़ी सी एक पॉइंट है, उसको ऐसे करके बना दिया गया है। आपके जो जो कंफर्टेबल है उसको लिख लीजिए। अगर एग्जाम में केप कॉमरिन आता है तो केप कॉमरिन लिख लो, और अगर कन्याकुमारी आता है तो कन्याकुमारी पे टिक मार देना। ठीक है। केप और केप में केप का मतलब पता है क्या होता है? जब अंतरिक्ष। केप जो कॉमरिन की छोटा सा बात करते एरिया हो, हो और तीनों जगह से पानी से। कीड़ा हो। अच्छा, तो वो तो पेनिनसुला भी होता है। सर ये सर छोटा लेकिन होता है पेनिनसुला बड़ा रीजन होता है और ये जो केप होता है वो छोटा रीजन होता है। तो अगर अगर यहाँ पर होता तो इसको भी मैं केप बोलता, नहीं, इस वो जगह को तीनों भी साइड से अ, हाँ बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। हाँ, देखो हमेशा ध्यान रखना, केप उसको बोला जाता है जो पेनिनसुला का जो एंड होगा ना, एंड पॉइंट, उसको ही केप बोला जाता है। ठीक है। और वो तो ऑब्वियस है कि अगर एंड पॉइंट होगा तो वो तीन साइड से तो पानी से घिरा ही होगा। अब ये है आपका, फॉर एग्जांपल ये वाला मुंबई वाला पार्ट है ना, अब ये मुंबई वाला पार्ट भी तो तीन तरीके से, तीन तरफ के वाटर से घिरा होगा। तो क्या हम केप ऑफ मुंबई बोलने लग जाएंगे? नहीं। केप होता है हमेशा एक कॉन्टिनेंट का सदर्न मोस्ट पॉइंट या नदर्न मोस्ट पॉइंट, जो कि पेनिनसुला का एंड होता है, उसको बोलते हैं। ये हो गया आपका। अब ईस्ट वेस्ट का भी कोई बता दो, किस किस को मालूम है? 60। यस सर, मुझे पता है। सर 68 8 डिग्री डिग्री 7 7 मिनट टू ईस्ट, 97°25। यस सर। 98 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 97°25। सर 98 ये ईस्ट आप डिग्री को बता 25 दोगे किबीकू मिनट। बोलते हैं इसको और बोलोगे साउथ को 68 डिग्री 7। गुहार मोती बोलते हैं। हम्म। और इसको बोलोगे आप 97 डिग्री 97 डिग्री 25। 25। 25 ईस्ट। अच्छा,
इधर वेस्ट वाले को आप क्या बोलते हो? गुहर मोती? गुहार मोती, और उधर ईस्ट वाले को किबिथु। किबिथु। वेरी गुड। चलो, इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, गुहर मोती, किबिथु सबको याद है। लैटिट्यूड डेसिमल्स वाले याद नहीं होते हैं तो कम से कम आप ये जो फर्स्ट 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 डिजिट है इनको याद रखना। अंडमान एंड निकोबार का 6.5 कर लो रेशियो, ठीक है। कन्याकुमारी का 8.5 कर लो, क्योंकि 6 वाला नीचे होगा लेटीट्यूड, उसके ऊपर ही तो होगा। 6 के बाद 7, फिर ऊपर वाला 8, फिर उधर से ऊपर बिल्कुल टॉप पे जाओगे तो वो 37 डिग्री। 37 डिग्री और 8 डिग्री में कितना अंतर है? कुछ है, 29 डिग्री का अंतर लगभग, है कि नहीं? और वेस्ट में भी और ईस्ट में भी लगभग 29 डिग्री का ही डिफरेंस है, इतना ध्यान रखना। ये चीज आपकी क्लियर हो गई? यस यस सर। ओके ओके गुड। किबिथु लिख ही दिया। एक यहाँ पे गांव भी पड़ता है, उस गांव का नाम पता है किसी को? लिख लो। डोंग कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है उसे क्या कहेंगे? डोंग। डोंग नाम है। कहते हैं कि पूरे इंडिया में, क्योंकि सूरज है वो सूरज, क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, तो सूरज की जो रेज है ना वो भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना शुरू करती है। यानी पहले यहाँ पे पड़ेंगी, फिर इधर आएंगी, फिर इधर आएंगी, फिर इधर आएंगी। तो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है वो डोंग कहते हैं। ये जो विलेज है, इस विलेज को कहते हैं कि इस पे सबसे पहले इंडिया की जो मॉर्निंग होती है वो सबसे पहले यही होती है, डोंग में। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सबको समझ में आ ही गया, ग्रीनविच भी समझ में आ गया मीडियन लाइन का, है ना? इसके बेसिस पे कुछ कैलकुलेशन होती हैं, वो आती हैं किसी को? चलो वो बाद में नो कराते सर। हैं, पहले अभी एक छोटी सी और एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। बहुत बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, जो बच्चे नहीं जानते प्लीज डिमोरलाइज नहीं होना। वो बच्चे भी जो बता पा रहे हैं वो भी किसी टाइम पे नहीं जानते होंगे, वो अभी जवाब इसलिए दे पा रहे हैं बिकॉज उन्होंने पढ़ा। आप अभी पढ़ लोगे तो आप भी जवाब दे पाओगे, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करी थी मैंने, आप समझ गए होंगे। अर्थ है, ये इक्वेटर है, 23.5 नॉर्थ वाले को आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और 23.5 साउथ वाले को कैप्रिकॉर्न कहते हैं। समझिए? तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इधर ही तो इंडिया है। अब इधर का जो इंडिया है तो कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से निकलता है? इधर से, इंडिया को हाफ करता हुआ, आधे हिस्से में बांटता हुआ। तो अगला क्वेश्चन है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स से निकलता है? और मैं गुजरात। बताऊं? गुजरात, क्या बताओ? गुजरात, राजस्थान, मध्य छत्तीसगढ़, प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम झारखंड, बंगाल, वेस्ट त्रिपुरा, बंगाल, मिजोरम। त्रिपुरा और भाई एक एक आराम से बताओ, एक एक सबको बताओ, मौका भी मिलना चाहिए। वेस्ट टू ईस्ट बताओ। गुजरात के बाद कौन सा होगा? राजस्थान। 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 मध्य बेटा प्रदेश। सबने रट मारा। राजस्थान का कितना पार्ट होगा? राजस्थान पूरा ऐसा होगा? नहीं 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 सर, सर, पूरा ऐसा होगा? थोड़ा सा पूरा पार्ट नहीं आता है है। राजस्थान का, तो पूरा थोड़ा सा नहीं। पार्ट राजस्थान का निकलता है एक मतलब। छोटा सा पार्ट टच सर होता इसका है ना? डूंगरपुर जिला एक और कुछ है वही पता है। सर मैक्सिमम ओके। एमपी से निकलता है सर। मैक्सिमम मतलब एमपी से, मतलब मैक्सिमम है छत्तीसगढ़ से, मैक्सिमम है। हाँ, ये सब नोट कर रखा है? यस सर। यस सर। ठीक है, सबके नोट्स तैयार हैं। चलो कोई बात नहीं, आज के दिन जो बेसिक बेसिक फैक्ट है वो करते ही जा रहे हैं। मैं तो सर, रिपीटेशन हो जाएगा, आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा, है ना? मैं छत्तीसगढ़ तो के बाद अपने क्या आता है लिख आपका? कर बैठा हूँ, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा नोट लाइन में भी साथ में। हाँ जी। सर मैं अपने पश्चिम। खेतों पे हूँ तो मेरे को नोट्स ही नहीं है मेरे पास अभी। मैं तो अब मतलब वैसे ही आपका लेक्चर खोल लिया मैंने, अभी ओपन करके बैठा हूँ। अरे बहुत बढ़िया, तारीफ है आपकी, आपको याद रहता है इतना लंबा, मुबारक। अच्छा है, एग्जाम में हेल्प करेगा, इतनी अच्छी मेमोरी है तो। गुड। त्रिपुरा, और फिर लास्ट कौन सा रह गया? मिजोरम। 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 1 2 3। बताओ भाई, नंबर 2 कौन सा स्टेट है? सर ये मणिपुर है सर। नहीं, टू त्रिपुरा है। मिजोरम तो ये त्रिपुरा है। कैसा त्रिपुरा है? यस नंबर सर। 2 ये वाला, ये सर वाला कौन त्रिपुरा सा है। स्टेट है? त्रिपुरा ये है। त्रिपुरा है।
ये त्रिपुरा है। और ये कौन सा स्टेट है? मिजोरम। ये मिजोरम है सर। मिजोरम। ये कौन सा स्टेट है? मेघालय। मेघालय। ये मेघालय है। अच्छा, और यहाँ वाला स्टेट कौन सा हो जाएगा, ये वाला? सर ये नागालैंड है सर। मणिपुर। 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 मणिपुर है सर। मणिपुर। और इसके ऊपर? इसके ऊपर इसके नागालैंड। ऊपर नागालैंड। नागालैंड। कोहिमा। और ये वाला? सर ये ये अपना अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। प्रदेश। और ये वाला? असम असम। वाला। सर असम। वेरी गुड। तो त्रिपुरा और मिजोरम, इन दोनों से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है। ठीक है। पहले मणिपुर। मणिपुर से नहीं निकलता बेटा, मणिपुर ऊंचा हो गया थोड़ा सा। ठीक है। ये हो गया ऐसे, थोड़ा सा मैप में भी हम ठीक से बना नहीं पाते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये हो गया आपका त्रिपुरा, यहाँ पे हो गया मिजोरम, मणिपुर ऐसे है। तो नॉट श्योर, कंप्लीटली नहीं निकलता। ठीक है। अच्छा, किसी सर को? हाँ बेटा। सर जो अपने सेविंग सिस्टम वाले स्टेट है सर, वो इतने अंडर डेवलप्ड क्यों है सर वो स्टेट? मतलब गवर्नमेंट उन पे इतना ध्यान क्यों नहीं देती कि ना तो कोई अच्छा सा रेलवे स्टेशन, ना कोई एयरपोर्ट, मतलब कुछ भी, मतलब इतना अच्छा वो नहीं है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सर क्यों ऐसा? हम्म, ऐसा है कि अभी तो तुम फिर भी ध्यान देखो, डोनर है डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है। ये फिर भी काफी अच्छा काम कर रहा है अभी। ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बना भी रहा है। आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, काफी सारे ब्रिजेस और हाईवे प्रोजेक्ट वहां पे लॉन्च भी हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करी जाए, तो अगर मैं ज्योग्राफिकल एंगल की बात करूं, तो मेनलैंड इंडिया से जो नॉर्थ ईस्ट है वो केवल इस पॉइंट से जुड़ता है। ठीक है। यहाँ पे ये आपका इंडिया ही तो हो गया इस तरफ, बाकी, और ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, सिर्फ ज्योग्राफिकल एंगल से अगर बात करी जाए, तो ये जो सर्कल बनाया है, ये वाला जो रीजन है, इसको क्या बोला जाता है? चिकन। चिकन। चिकन चिकन नेक रूट। कॉरिडोर। चिकन रूट भी बोलते हैं सर इसे। चिकन नेक। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसे मुर्गी का सिर मान लो। यस सर। ठीक है। और वो पीछे मुर्गा मान लो पूरा। मेरा मुर्गा थोड़ा अजीब सा है। ठीक है। लेकिन उसकी ये गर्दन समझ लो। समझ गए? तो इसे क्या बोला यस जाता है? सर। चिकन। तो ये वाला जो एरिया है चिकन नेक वाला, ये बहुत पतला है और बहुत ही ज्यादा, आ, कह सकते हो कि इतना ज्योग्राफिकली, एक सेकेंड, तो ये वाला जो एरिया है ना, इधर से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत आसानी से पास नहीं हो सकता। यानी कि आप हाईवे, रेलवे आराम से ले जा नहीं सकते। इवन फ्लाइट को भी, अब टेरिटरी में फ्लाइट घूम रही है इंडिया की, तो उधर कोई पास नहीं चाहिए। लेकिन अब इस तरफ जाना है, तो एक एरोप्लेन को वेस्ट बंगाल से ऐसे उड़ के जाना पड़ेगा, तो उसको बीच में किसकी किसकी टेरिटरी आ गई? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की तो उसकी सर। भी परमिशन वगैरह, तो इसलिए जो फ्लाइट्स भी होती है वो भी थोड़ी ज्यादा कॉस्टली होती हैं। ये एक रीजन है ज्योग्राफी का, कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं है। दूसरी बात है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो कल्चर है, वो इंडिया का जो मेनलैंड कल्चर है उससे बहुत अलग है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में ज्यादातर जो रहते हैं वो कौन रहते हैं? ट्राइबल्स। ठीक है। ट्राइबल्स जो होते हैं उनकी एक वो होती है, एफिनिटी होती है अपने रीजन को लेकर के, अपने एरिया को लेकर। अब किसी जगह का अगर डेवलपमेंट करना है, तो उधर इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, उधर के रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट करने पड़ेंगे, कोल निकालना पड़ेगा। और जो ट्राइबल्स होते हैं, वो भी उसी रीजन के जंगलों में रहते हैं, मतलब उन जंगलों से उनका कल्चर जुड़ा हुआ है। अब उसी जंगल पे अगर इंडस्ट्री मुझे लगानी हो, तो इन जंगलों को तो हटाना पड़ेगा ना। और अगर मैं जंगल हटाऊंगा, तो वो ट्राइबल्स जो हैं वो रेजिस्टेंस करते हैं। मतलब रेजिस्टेंस क्या मतलब? विरोध करते हैं। तो इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होंगी, आसान नहीं है। होंगी तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली काम हो जाएगा उनके लिए। तीसरी चीज है कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो कनेक्शन है, वो आसपास के, इधर क्या है? चाइना, इस तरफ क्या है? म्यांमार, ये एरिया से है। और इन एरिया से क्या होता है? फंडिंग्स आती हैं। किसके लिए?
टेररिस्ट के लिए टेरर फंडिंग होती है। ये टेरर फंडिंग जो होती है इन इस रीजन में, यहाँ की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एनएसटीएन है, ठीक है। एनएससीएन खापलांग कहते हैं, ये नागालैंड का ग्रुप है। ऐसे ही असम की तरफ जाओगे उल्फा मिल जाएगा। ऐसे ही मिजोरम का अलग है, मणिपुर का अलग है। हर किसी स्टेट का वहाँ के एक एक रेडिकल ग्रुप है। रेडिकल मतलब जो उस स्टेट को एक नया अलग देश बनाना चाहता है। तो हर एक रीजन का अपना अपना एक विद्रोह है। उस वजह से यहाँ पे कभी स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। स्टेबिलिटी मतलब अभी तुमने मणिपुर का ही सुन लिया होगा कि उधर क्या हुआ था, यस सर। सुना था? सर मणिपुर में वायलेंस हुआ था। तो मिजो उधर ट्राइब जहां पे वायलेंस जहां पे वायलेंस होगा उधर स्टेबिलिटी नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा। और जहाँ स्टेबिलिटी नहीं होगी वहां पर कभी भी इकोनॉमी अच्छी नहीं हो पाएगी। और जहाँ इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी वो एरिया क्या होगा, अंडर डेवलप्ड। आ रहा है समझ में? ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये सब हम जब सोसाइटी पढ़ाएंगे ना तो उसमें ये काम आएगा, वहां पे पढ़ना। ठीक है, अभी के लिए जो प्राइम टॉपिक अभी एक पूछना चाहूंगा आप लोगों से, उसमें ये बताओ मुझे कि इक्विनॉक्स सोल्स्टाइस में अंतर क्या होता है, कोई बताएगा? किसमें? लिख देता हूँ, इक्विनॉक्स और सोल्स्टाइस। सोल्स्टाइस एस ई है या सी है, ऐसा ही कुछ है। ग्रहण सर बोलते ठीक हैं है, शायद को। ग्रहण। ग्रहण। हाँ सर। अच्छा, नहीं सर, मैं कंफ्यूज हूँ मैं। सोलिस्टिस को बोलते हैं कि इक्विनॉक्स को बोलते हैं ग्रहण? ग्रहण। हाँ सर। सम वो आर यू श्योर? हर तरीके से श्योर कि ग्रहण के लिए वर्ड इक्विनॉक्स और सोल्स्टाइस ही है? सर रिपीट सर प्लीज, नहीं सॉरी फॉर इट सर। विशाल। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। हम्म, सर चंद्रग्रह और सूर्यग्रह को बोलते हैं। सर 50% मेरा सर इतना श्योर है कि उसके लिए बोलते हैं, ग्रहण के लिए सर। और अरे 50 से पता नहीं एक्लिप्स सर। होता है, एक्लिप्स, सोलर वही एक्लिप्स। तो। ये जो आप ग्रहण बात कर रहे हो उसे क्या बोला जाता है, एक्लिप्स। जो इक्विनॉक्स और सोल्स्टाइस की बात कर रहे हो, इक्विनॉक्स होता है जिस दिन दिन दोनों 12-12 सबसे घंटे के लंबा होते हैं, होता दिन है रात। और रात। ना ना, इक्विनॉक्स इक्विनॉक्स वो दिन होता है जिस दिन डे एंड नाइट्स आर इक्वल। और सोल्स्टाइस होता है जिस दिन या तो दिन लंबा और रात छोटी, या फिर नाइट बड़ी और दिन छोटा। ठीक है, यहाँ पर बच्चे थोड़े से लगे अभी किवी तू और क्या क्या था, गोबर मोती सब गिना रहे थे। इक्विनॉक्स सोल्स्टिस सुनते ही चुप। सर रिवीजन नहीं किया सर, कंफ्यूजन में रहते हैं। अच्छा अच्छा, थोड़ा कोई बात हिंदी नहीं, का भी आइए प्रॉब्लम पिछले। हो जाता है सर। अरे हाँ, आप हिंदी में भी हैं, सो सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा आप समझ तो पा रहे होंगे ना। एक ये हिंदी वाले बच्चों का मानना पड़ेगा टैलेंट है, इंग्लिश में यहाँ पर देख करके फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में कि हाँ वो चीज सर ने जो बताई वो उससे रिलेटेड थी। बिल्कुल सर सर। मैं इनकी भी डबल हिंदी मेहनत की हो हूँ। रही अनुपमी, आपको एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो हिंदी में नाम है ना वो मत देखना, चाहे बेशक इंग्लिश वाले देख लो, क्योंकि हिंदी में बहुत ही डिफिकल्ट टर्म है इनके लिए। तो आप इंग्लिश में याद कर लो इनको, ठीक है। और अगर वहां पे लिखना भी पड़े ना तो आप उसको देवनागरी में लिख देना, ठीक है। सर इंग्लिश सर में याद था, लेकिन वो कंफ्यूजन हो रहा था ना कि इसको इसको ये कहते हैं, इसको इसको वो कहते हैं, तो बस इसी वजह से। अभी हिंदी में तो मेरे को भी याद नहीं आ रहा इसका नाम। मैं पूरा दिमाग दौड़ा लिया लेकिन मुझे सर स्टिल याद एक नहीं विषुव है, इक्विनॉक्स है। इक्विनॉक्स को विषुव कहते हैं। हम्म, मतलब इसी टाइप से। सर विषुव, विषुव और संक्रांति। ओके ओके, हाँ मकर संक्रांति अभी जो चल तो रही है आज, कुछ ऐसा ही कुछ। सर वो अलग संक्रांति है। चलो ठीक है, पढ़ लो। दस ठीक है। मिनट बची हैं सर। चलो, ये और कंसेप्ट आपको बता देते हैं, इसके बाद आपकी छुट्टी करेंगे, ठीक है। ये आपके आगे इंडियन ज्योग्राफी को लेकर ही थोड़ा सा काम का है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस मतलब कैसे समझोगे? मैंने आपको शुरू में बताया था कि अर्थ जो है वो क्या है, ऐसी ऐसे एक्सेस पे ना हो करके थोड़ा सा टिल्टेड है, टेढ़ी है। यानी कि अर्थ ऐसे घूमने की बजाय अर्थ ऐसे घूमती है, ऐसे, ना कि ऐसे।
ऐसे नहीं घूमती, ऐसे घूमती है। अब इस चीज का क्या महत्व है, इससे क्या फर्क पड़ता है? जो भी आपको अर्थ पे सीजन्स दिखाई देते हैं, ठीक है, सीजन्स ऑन अर्थ हैव देयर बियरिंग, यानी कि उनका जो रीजन है, हैव देयर बियरिंग फ्रॉम फ्रॉम टिल्ट ऑफ अर्थ। यानी कि अर्थ अगर टेढ़ी नहीं होती तो आज जितने भी आपको आपको सीजन दिखाई देते हैं वो नहीं होते। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, और इसको मैं चाहता हूँ सारे बच्चे ध्यान से समझ लें। स्लोली बताऊंगा, लेकिन ऐसे बताऊंगा कि आप समझ सको। ये हो गया अर्थ। अगर ये अर्थ सीधी होती पूरी ऐसी, तो जो सूरज की रोशनी है वो कितने इस एरिया में पड़ती? इतने एरिया में, यस नो? यस सर। हम्म। यस तो सर। थोड़ा सा पेंसिल भी आ जाए। अब क्योंकि अर्थ ऐसे ना हो करके, अर्थ कैसी है? ऐसी, ऐसी है, टिल्टेड। ठीक है, सूरज वहीं पर ही है, तो पड़ेगी तो धूप अभी भी इतने आधे पर ही ना, मतलब इतने एरिया में। यस और नो? यस यस सर। सर। यस सर। और ये आपका क्या था? एक्सिस था। ये एक्सिस का ये वाले को क्या बोला जाएगा? ये 90 डिग्री है। और ये वाले को क्या बोला जाएगा? ये 90 डिग्री है। तो अब आप क्या नोटिस कर रहे हो कि एक 90 डिग्री पे तो धूप पड़ रही है, और एक 90 डिग्री पे धूप नहीं पड़ रही। देख पा रहे हो ना? जी सर। क्योंकि यस। जब अगर आप एक बॉल को रखोगे ऐसे किसी लाइट के सामने, तो उसका जो हाफ पार्ट होगा केवल उतने पे ही तो लाइट पड़ेगी, बाकी ये पीछे वाला जो पार्ट होगा इस पे तो अंधेरा ही रहेगा ना। उसी तरीके से अर्थ है, तो अर्थ का भी ये हाफ पार्ट पे ही लाइट पड़नी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये एक्सिस जो है वो तो ऐसे क्या है, घुमा हुआ है ना, थोड़ा सा टेढ़ा है। अब ये जब टेढ़ा है तो जो लाइट है वो तो फिर भी उसी आधे पार्ट में ही पड़ेगी इतने में। लेकिन इस टेढ़े होने से फर्क क्या पड़ गया? फर्क ये पड़ गया कि ये जो 90 डिग्री वाला था ना, इधर नॉर्थ वाला, ये ये वाला, इस पे तो धूप आ रही है, यानी सन की रेस। लेकिन जो साउथ का जो 90 डिग्री था, इस पे सन की रेस नहीं आ रही। अब क्या है, जब अर्थ ऐसे घूमेगी, तो चाहे कितना भी घूम ले अर्थ अपने एक्सिस पे, ये 90 डिग्री पे धूप नहीं आएगी। लेकिन अगर यही जो आपका अर्थ है, ये घूम के सन के इस तरफ आ जाए, तो अब आप नोटिस करो कि ये जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड जो एरिया था, ये वाला है ना, अब ये क्या हो जाएगा? डार्क। और ये जो व्हाइट वाला एरिया है, इसमें क्या हो जाएगी? लाइट। और इधर डिफरेंस क्या आ गया? जो साउथ का जो था पोल, ये वाला, इस पे तो अब धूप पड़ रही है, लेकिन ये जो नॉर्थ वाला पोल था, इस पे धूप नहीं पड़ रही। इतना समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड। ठीक है, अब इस चीज का ध्यान कहाँ रखना है? इस चीज का ध्यान रखना है इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस समझने में। इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? ये हो गया आपका सन। अब ये सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, और पूरे चारों तरफ घूमने में कितना दिन लेती है? 365 डेज लेती है। थ्री अब सिक्सटी बोलो। फाइव पॉइंट 1/4 ऐसा कुछ लेती है। हाँ बेटा, 1/4। ये आपके जब 4 साल कंबाइन होते हैं तो लीप ईयर बन जाता है। उतना एग्जैक्ट डिटेल में नहीं जाना, इतने को समझो। 365 डेज हो गया आपका, ठीक है। इतने टाइम में आपकी जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है। अब इसी को उठा लेते हैं डायग्राम। मैं कोई डायग्राम से छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, ये आप समझ देख लेना, है ना। अब इसको डायग्राम को उठाया, और इसको लेकर के हम कहाँ आ गए? यहाँ पे। अर्थ एक जगह तो यहाँ पर है,
ठीक है। और इसी अर्थ को एक सेकंड, इसी को लेकर के यही सेम टू सेम अर्थ मैं इस तरफ बना देता हूँ, ये और ये ऐसी तो बनेगी। और यही सेम अर्थ मैं यहाँ बना देता हूँ, और यही सेम अर्थ मैं कहाँ बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। अब बताओ, ये क्या है, साउथ पोल था, ये है क्या है इधर, नॉर्थ पोल है इस वाले पॉइंट को। इतना तो सबको क्लियर है, ये वाला जो पॉइंट है इसे क्या है, ये नॉर्थ पोल, ये जो पॉइंट है ये है साउथ पोल। अभी तुम क्या नोटिस कर रहे हो इधर, कि जो साउथ पोल है इस पे क्या है, लाइट पड़ रही है, और नॉर्थ पे नहीं पड़ रही, यानी इतने पार्ट को लाइट मिल रही है। अब ये जब पार्ट, ये अर्थ घूम के इधर आ जाएगी, तो इधर क्या देख रहे हो कि नॉर्थ और साउथ ये दोनों के ऊपर लाइट बराबर पड़ रही है। आ रहा समझ में, क्योंकि यस फ्रंट सर। में आ गया दोनों का दोनों। और यही यस। जब अर्थ यहाँ से घूम के इधर आ जाएगी, तो नॉर्थ ये रहा, साउथ ये रहा, लाइट कितने में पड़ेगी, सिर्फ इतने में। तो अब किसमें लाइट नहीं पड़ रही है, साउथ वाले में। साउथ वाले में लाइट नहीं पड़ रही है। फिर ये अर्थ कहाँ जाएगी, इस तरफ। और ये हो गया आपका अर्थ, इसके नॉर्थ और साउथ, इसका मतलब उस तरफ वाला हिस्सा इसके, इसको, इस अर्थ को अगर मैं ऊपर से देखूं, तो ये वाला जो इधर वाला हिस्सा है, इसी पे तो सन की लाइट पड़ेगी, और ये वाला पीछे वाला ये वाला हिस्सा जो है ये डार्क हो जाएगा। समझ रहे हो। सर मेरा यहीं पे एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ। तो जिस दिन इक्विनॉक्स होता है, बस उस दिन, जैसे 21 मार्च को यहाँ पे अगर इक्विनॉक्स होता है, तो उस दिन ध्रुव पे क्या कंडीशन होती है, मतलब सिर्फ उस दिन, मतलब बराबर पड़ती है, हाँ, क्योंकि ये उस आप दिन खुद ही जवाब तो दो, जंप मत करो अभी बेटा, जंप मत करो अभी, बताने दो। और ये जैसे ही आना, ये कंसेप्ट खत्म करूंगा ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी तक मैंने आपको क्या बता दिया, कि ये रहा बीच में सन, और सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है। अर्थ है थोड़ी सी मुड़ी हुई, टिल्टेड, मुड़ी होने की वजह से इसका नॉर्थ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है। यही सेम अर्थ इस तरफ भी है, इसका नॉर्थ ये है, साउथ है। यही सेम अर्थ इधर है, जिसका नॉर्थ है और साउथ है। और यही सेम अर्थ यहाँ पर है, मतलब अलग अलग लोकेशंस दिखाई गई है अर्थ की। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब सन की इनके ऊपर ऐसे ऐसी तो लाइट पड़ेगी। ठीक है। अब क्या है, जब लाइट पड़ रही है, तो सन का ये वाला जो पोर्शन है, अभी इतने पे ही तो लाइट पड़ेगी केवल, और ये बचा हुआ जो पीछे का पोर्शन है, इतने पे क्या डार्कनेस रहेगी। इधर क्या हो रहा है, इधर तो दोनों तरफ ही, मतलब पूरा ही सब कुछ ही सामने है सर के, सन के। तो इधर क्या है, लाइट ही लाइट पड़ेगी पूरे में। और जब इधर आ जाओगे, तो फिर इतने आधे पे लाइट पड़ेगी, क्योंकि सन अपनी लाइट दे ही रहा है ना। और जो ये पीछे वाला पार्ट है, इधर क्या है, डार्कनेस रहेगी। अब इस वाले को देखोगे, तो हाँ, अभी हम अर्थ को क्या है, पीछे से देख रहे हैं, तो ये पूरा क्या होगा, डार्क ही तो होगा पीछे से। लेकिन ये अर्थ को अगर मैं ऊपर से देखूं, तो ये पीछे वाला ही तो हमने डार्क किया आधा, थोड़ी सी हाई है। दूसरा है कि वो कोस्टल एरिया के क्लोज होता है, तो कोस्टल एरिया का जो मॉडरेशन इम्पैक्ट होता है ना, वो इम्पैक्ट करता है उसको थोड़ा सा टेम्परेचर को मॉडरेट रखने में। तीसरी चीज है कि उधर यही है मेजरली कोस्टल एरिया का जो इन्फ्लुएंस होता है ना, वो उसमें बोलते हैं सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, उनकी वजह से। ठीक है। सर मेरा कंफ्यूजन है सर एक। अरे आप अपना कंफ्यूजन बाद में पूछना, पहले ये खत्म करते हैं, ओके बेटा। ठीक है। सर ये यस नो, बुरा मानिए। नो सर। वाला मुझे समझ में नहीं आया। ओके, समझ में नहीं आया, दोबारा से बता रहे हैं। देखो, ये लास्ट बीच में का जो सन है। है। ओके, अच्छा, लास्ट वाला नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये रहा आपका सन, सन अपनी लाइट भेज रहा है। जो अर्थ है उसका हाफ पे ही तो लाइट पड़ेगी, बाकी पे तो नहीं पड़ेगी। जब इस तरफ आया, तो ये वाला जो हाफ है, ये सन की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, तो इसलिए उस पर लाइट पड़ेगी। लेकिन इसका जो पीछे वाला जो पार्ट होगा, उस पर लाइट नहीं पड़ रही होगी। ऐसे ही जब ये इस तरफ आ गया,
तो इसका इधर वाला जो राइट वाला हाफ है, इधर लाइट पड़ रही है, लेकिन लेफ्ट वाले हाफ पे लाइट नहीं पड़ रही। और जब इस तरफ आ गया तो ये क्या है, ये हम कौन सा एंगल देख रहे हैं अर्थ का? अर्थ का पीछे वाला हिस्सा देख रहे हैं। तो पीछे वाला हिस्सा तो सन के सामने है नहीं, तो वो डार्क है। इस तरफ से समझो, इससे, इसको इससे देखो, ये पीछे वाला हिस्सा है, ये उसी को तो हम देख रहे हैं इस वाली अर्थ में, है ना? तो ये पीछे वाला हिस्सा क्या है? डार्क, जो जो जिसको हम देख पा रहे हैं। लेकिन जो इसका फ्रंट वाला हिस्सा है, ये वाला सन की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। समझ में आ रहा? यस, नो? इतना सबको क्लियर है? सर यही सर पोर्शन और नहीं सर समझ में आया। हाँ, सर सर बट उस पे साउथ पे पड़ेगा ना, नॉर्थ पे कहाँ पड़ेगा सन की रेज? बेटा वो नॉर्थ में। साउथ नॉर्थ की मैं बात ही नहीं कर रहा। तुम अभी लाइट पे ध्यान दो कि लाइट कहाँ कहाँ पड़ रही है, ओके उतने सर। पे ध्यान दो केवल। साउथ नॉर्थ भूल जाओ, अभी उसकी बात ही नहीं करी मैंने। आपने इतना क्लियर है ना कि सन, ये सन की लाइट कहाँ कहाँ पड़ रही है ना? क्लियर है? यस, नो? ऐसे पूछ लेता हूँ इसका। यस सर। बाप रे, इसका सब समझ गए? यस, नो? इसका कहाँ पड़ यस रही सर। है? इसका भी समझ गए होगे, इसका तो आसानी है। इसका समझना है तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि वो जो येलो वाला पार्ट है, वो सन की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, इसलिए उसकी क्या है, लाइट उसको, उस पर पड़ रही है और उसको हम देख भी पा रहे हैं, है ना? और जो येलो पार्ट के जो पीछे होगा अर्थ का, इस तरफ, तो ये वाला जो पार्ट है ये डार्क होगा ऊपर से अगर अर्थ को देखा जाए। और ये वाला पार्ट क्या है? येलो। तो ये वाला येलो वाला पार्ट ये रहा, इसका जो डार्क वाला पार्ट है ये वाला, ये क्या है, छुपा हुआ है, हमें नहीं दिख रहा। वो सन की तरफ भी नहीं देख पा रहा, इसलिए तो वो डार्क है। सर एक और क्वेश्चन है। रुक जाओ, ये वाला जो पार्ट है, इसका जो फ्रंट है वो हमें नहीं दिख पा रहा, वो सन की तरफ तो है। और ये वाला जो पार्ट है पीछे वाला, ये डार्क है। इतना तो सब समझ गए होगा ना? इसमें कितना, इतना कोई अर्थ रॉकेट साइंस है ही नहीं। समझ गए? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, हाँ बचाओ, बताओ किसका क्वेश्चन था, बोलो। सर एक कंफ्यूजन था, मतलब क्वेश्चन नहीं है, कंफ्यूजन ही है। हाँ जी। सर अर्थ का अपना शेप क्या है सर? अरे यार मेरे भाई, यार क्या सवाल पूछ रहे हो? जो टॉपिक चल रहा है उसको लेकर के कोई क्वेश्चन है? यस, नो? सर, इसके लिए नहीं है। नहीं है ना, तो ये शेप वेब पे बाद में जाना, जो टॉपिक चल रहा है उसमें पूछो पहले, ठीक है? अब ये हो गया आपका अर्थ का पूरा अलग अलग, कहाँ कहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में होगी, तो अलग अलग डायरेक्शन में कहाँ कहाँ धूप पड़ रही होगी। अब यहाँ पे ये समझो कि इधर आप देखो इस वाले को, इसको इसको अगर आप देखोगे तो आप क्या पा रहे हो कि इसका जो साउथ है, इस पे तो लाइट पड़ रही है, ये तो हो गया साउथ, इस पे लाइट पड़ रही है। लेकिन ये जो नॉर्थ है, इस पे लाइट नहीं पड़ रही है। तो साउथ मतलब सदर्न हेमिस्फीयर पे लाइट ज्यादा पड़ रही है और ज्यादा टाइम तक रहेगी, तो इसको बोला जाएगा विंटर सोल्स्टाइस। क्या बोला जाएगा? विंटर सोल्स्टाइस। और जब नदर्न हेमिस्फेयर पे लाइट ज्यादा पड़ रही है और सदर्न पे कम पड़ रही है, यहाँ पे क्या है, सदर्न पे लाइट ज्यादा, साउथ पे ज्यादा लाइट पड़ रही है, तो उसको बोला जाएगा विंटर सोल्स्टाइस। और जब नॉर्थ पे लाइट ज्यादा पड़ रही है तो इसको क्या बोला जाएगा? विंटर का ऑपोजिट क्या होता है? समर। समर। समर सोल्स्टाइस। सर इसका समर लॉजिक सोलो समझाया साइड। जाएगा हाँ, नहीं सर वही बोल रहा था, ठीक समर है, सोलो साइड। ओके, वेरी गुड। तो ये समझ में आ गया। सदर्न, बेटा आपका नाम क्या है? आप ही हो शायद, जो लेट हो गए थे, आई गेस। हाँ जी सर, हाँ विशाल, जी सर। वेरी गुड। विशाल लड़का कम बोलता है लेकिन समझने की ज्यादा कोशिश करता है। हाँ, तो क्या था कि जब सदर्न हेमिस्फेयर पे लाइट ज्यादा पड़ रही है और ज्यादा टाइम तक रह रही है, तो उधर क्या होगा? जिस जगह पे लाइट ज्यादा पड़ रही है, ज्यादा समय तक रह रही है, उस जगह पे गर्मी ज्यादा,
उस जगह पे एक सेकंड रुक जाओ। सदर्न विंटर सोल्स्टिस, हाँ सही है। तो सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सोल्स्टिस होगा। क्यों? क्योंकि एक चीज इसमें ये समझना, एक तो इन लोगों ने नाम वाम कैसे बनाए, मेरे को भी ये चीज बहुत कंफ्यूज किया था, आपको बता देता हूँ। जो हम यहाँ पे समर और विंटर की बात कर रहे हैं ना बेटा, वो केवल हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज होती है, अगर नॉर्थ में समर होती है, आधी ऊपर की अर्थ पे, आधी पे अगर समर होती है, तो जो नीचे की आधी अर्थ है ना, उसमें विंटर चल रही होती है। और जब ऊपर की आधी अर्थ में विंटर चल रही होती है, तो नीचे की आधी अर्थ में समर चल रही होती है। इतना समझ पा रहे हो? अक्सर देखा होगा यस सर। क्रिकेट विकेट जो फॉलो करते हैं बच्चे, कि है ना, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने गई, हमारे यहाँ धूप चल रही है, वहां पे वो लोग स्वेटर पहन के बैठे हुए हैं। ऐसा देखा होगा हमेशा। तो क्या होता है कि जो समर है हमारे यहाँ, उस समय इनके यहाँ विंटर चल रही हो, अभी हमारे यहाँ विंटर चल रही है, अभी ऑस्ट्रेलिया में समर चल रही होगी। ठीक है, इधर ऑपोजिट होता है। इसका भी रीजन आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी इतना समझो। तो यहाँ पर जो समर और विंटर जो नाम लिए गए हैं, वो नॉर्थ को ध्यान में रखते हुए नाम लिए गए हैं। अब दोनों तरफ का समर विंटर को ध्यान में नहीं रख सकते, केवल नॉर्थ में क्या चल रहा है सीजन, उसी को ध्यान में रख के नाम रखे गए हैं। ये समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस, ऐसे समझ लो। सोल्स्टाइस दो तरीके हैं, समर और विंटर। और इक्विनॉक्स दो तरीके के हैं, एक को बोला जाता है ऑटम और एक को बोला जाता है स्प्रिंग। इतना क्लियर है? यस सर। हाँ, एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी बच्चों को क्लियर नहीं है? यस नो? एमन, इनायत? सर क्लियर है। यस यस सर, सर। क्लियर है। ठीक है। तो सोल्स्टाइस दो तरीके के, समर हो गया, विंटर हो गया, इक्विनॉक्स दो तरीके, ऑटम और स्प्रिंग। लेकिन हम ये जो सीजन्स की बात कर रहे हैं, ये केवल हम नॉर्थ में क्या चल रहा है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में, उसी को ध्यान में रख के ये नाम रखे गए हैं। नॉर्थ को ध्यान में रख के क्यों नाम रखे गए हैं? बिकॉज ज्यादातर देश नॉर्थ में है और कम देश साउथ में है। इवन जो मोस्ट पावरफुल देश हैं, वो भी नॉर्थ में है। तो जो जब लॉ बनेंगे या कोई नाम रखे जाएंगे, तो जो पावरफुल होगा उसका ध्यान में रख के रखा जाएगा, या फिर कम पावरफुल को, जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, उसका ध्यान ज्यादा रखा जाता है। तो समर अगर नॉर्थ में है, तो अर्थ की को भी बोल दिया जाता है समर में, लेकिन होता नहीं है। अगर समर नॉर्थ में चल रही है, तो साउथ में विंटर चल रही होगी। अब इसी चीज को समझो यहाँ पे, कि हमने ये राइट वाली जगह पे क्या नोटिस किया, राइट वाली अर्थ पे, कि इधर का जो साउथ पोल है, इधर क्या है, धूप पड़ रही है, यानी कि इधर क्या चल रही है, समर चल रही है। ठीक है। जो नॉर्थ वाला है, ये वाला पोजीशन, इधर धूप कम पड़ रही है, तो इधर क्या चल रही है, विंटर। ऐसे समझ लो। ठीक है। और ये पूरा 4 महीने तक का पीरियड में क्या हो रहा है वो बताया जा रहा है, कि मेजोरिटी ऑफ सनलाइट इज फॉलिंग ऑन दी सदर्न पोल। और जो विंटर है ऊपर नॉर्थ पोल में, उधर विंटर चल रही है, बिकॉज उधर सनलाइट नहीं पड़ रही। तो जब नीचे यहाँ पे साउथ में समर चल रही है, तो ऊपर जो नॉर्थ है उसमें क्या चल रहा होगा? जब साउथ में समर चल रही है, तो नॉर्थ में क्या चल रहा होगा? जवाब दो। विंटर। वेरी गुड। जब साउथ में समर है, तो ऊपर विंटर। मैंने बताया आपको, नीचे यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट है सीन। ऊपर अगर समर है तो नीचे विंटर, ऊपर गर्मी तो नीचे सर्दी, नीचे सर्दी तो ऊपर गर्मी। जो साउथ में समर चल रही है, समर क्यों चल रही है? क्योंकि सूरज की लाइट साउथ पे ज्यादा पड़ रही है, साउथ पे दिख रही है ना लाइट, लेकिन नॉर्थ पे, नॉर्थ पोल पे लाइट नहीं दिख रही है। तो जब साउथ पोल पे लाइट ज्यादा दिख रही है, तो यहाँ पे क्या चल रही है, समर, लेकिन ऊपर क्या चल रही है, विंटर। और अभी मैंने क्या बताया, कि जो पूरी अर्थ का जो सीजन होता है, वो नॉर्थ पोल, नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को ध्यान में रख करके दिए गए नाम। तो जब इधर विंटर चल रही है, तो इसको क्या बोला जाता है, सॉरी, जब मतलब नॉर्थ में विंटर चल रही है, साउथ में समर चल रही है, तो इसको क्या बोला जाएगा, विंटर सोल्स्टाइस। ठीक है। अब सोल्स्टाइस मतलब समझ लो क्या होता है। सोल्स्टाइस वो टाइम पीरियड होता है जिसमें या तो दिन ज्यादा लंबा होगा, या रात ज्यादा लंबी होगी। कोई भी एक चीज हो सकती है। अगर दिन ज्यादा लंबा होगा, तो रात क्या होगी, छोटी।
और जब रात ज्यादा लंबी होगी तो दिन क्या होगा, छोटा। इक्विनॉक्स में डे और नाइट एक बराबर होते हैं। डे और नाइट एक बराबर कैसे होते हैं, क्योंकि उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों जगहों पे ही बराबर धूप पड़ रही होती है। ठीक है। और जब नॉर्थ में धूप ज्यादा पड़ रही है इतने एरिया में, तो यहाँ पर क्या है, समर चल रही है। और जो नीचे वाला एरिया है उसमें क्या चल रही होगी, विंटर। ऐसे ही जब इधर धूप ज्यादा ना पड़ के इधर कम पड़ रही होगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा धूप पड़ रही होगी इधर, तो ये ऊपर वाला जो ये पार्ट होगा इसमें क्या चल रही होगी, विंटर। और जो नीचे वाला पार्ट होगा उसमें क्या पड़ रही होगी, समर। समर। आया समझ में। अब इसी को यहाँ पे अप्लाई कर लो पूरी नॉलेज को, कि जब नॉर्थ में यहाँ पर धूप नहीं आ रही तो इधर क्या चल रही है, विंटर। ठीक है। सीजन्स को हम नॉर्थ के हिसाब में, नॉर्थ में क्या चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए बोलते हैं। ठीक है। तो ये नॉर्थ में क्या है, विंटर। और विंटर, नॉर्थ में विंटर है और नॉर्थ पे धूप नहीं पड़ रही है, इसलिए इसको बोला गया विंटर सोल्स्टिस। ऐसे ही इसका ओपोजिट आ जाओ यहाँ पर इस वाले पे, इधर ध्यान दोगे तो इधर क्या हो रहा है, इधर साउथ पे धूप नहीं पड़ रही है, डार्क बना रखा है ना, तो धूप नहीं पड़ रही। लेकिन नॉर्थ पे धूप पड़ रही है ज्यादा। तो अब नॉर्थ में क्या हो रही है, समर ज्यादा है, समर है, समर सीजन है। और साउथ में क्या है, विंटर सीजन है। और लेकिन इस जगह क्या था, इस जगह क्या था, नीचे अपोजिट। समर था ना। टमाटर सर। लेकिन इस जगह पर यस क्या सर। है, विंटर, विंटर है। समझ रहे हो। और ऊपर क्या है, समर है। तो जो नॉर्थ में क्या सीजन चल रहा है उसी के हिसाब से नाम रखा गया। जो समर है तो इसको क्या बोला जाएगा, समर सोल्स्टाइस। सोल्स्टाइस में समर सोल्स्टाइस और विंटर सोल्स्टाइस बता दिया। समर सोल्स्टाइस कब होगा, जब नॉर्थ में जो धूप है वो ज्यादा पड़ रही। उसको कैसे लिखोगे अगर बताओगे किसी को, तो ये जो नॉर्दर्न जो पोल है वो टिल्ट हो रहा होगा सूरज की तरफ। जब विंटर सोल्स्टाइस होगा तो इसका मतलब क्या है, साउथ का जो पोल है वो टिल्ट हो रहा होगा सूरज की तरफ। थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी समझो। अभी नहीं समझोगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में समझा दिया जाएगा। लेकिन अभी जितना पॉसिबल है उतना समझने की कोशिश करो। ठीक है। ये दो चीजें पूरी हो गई आपकी, विंटर जी भी सर, ये पूरा दोनों पूरी हो गई। और समर भी पूरा। अब इन दोनों सिचुएशंस सर को एक देखो। एक हाँ डाउट बेटा था सर। बोलो। सर समर विंटर को तो समझ आ गया, बट जब बारिश होती है उस समय अर्थ का पोजीशन कहाँ पर होता है सन से? बारिश होती है, अर्थ का पोजीशन सन से कहाँ होता है। अब ये देखो ना कि जब समर होगा उसके बाद ही तो भारत में बारिश आती है। जी सर। इंडिया में पहली बात तो अर्थ पे हर जगह बारिश एक साथ नहीं आती। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो तो इंडिया की समर एंड होती है और 1 जून से इंडिया का मानसून शुरू होता है ना। तो वो 1 जून से मानसून शुरू होता है, तो वो कौन सा पीरियड हो जाएगा, आपका इक्विनॉक्स के पास पहुंचने वाला टाइम होगा ना, तब होता है शुरू, सोल्स्टिस के बाद। समझ रहे हो। कोई बात नहीं, ये चीज आपको कंप्लीट करवा देंगे जब आप, हाँ, वही बात है, पहले इस चीज को समझ लो, इसके बाद बारिश वाला कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे। ठीक है। जी सर। जी अब हाँ, अब क्या बताया था, ये वाला समझो कि ये वाला और ये वाला रह गया। अब इन दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा है कि नॉर्थ और साउथ दोनों पे ही धूप बराबर पड़ रही है। ये वाले, इस वाली जो अर्थ है यहाँ वाली, इसका तो केवल हम डार्क साइड देख रहे हैं इधर वाला। लेकिन जो इधर वाला साइड है ये तो सूरज की तरफ ही मुंह करके रखा हुआ है ना। और उसका भी जो नॉर्थ होगा और साउथ होगा वो दोनों का दोनों सूरज पे की तरफ बराबर खड़ा हुआ है ऐसे। और सूरज, सर बारिश तो मानसूनी, जब से बारिश तो मानसूनी हवाओं की वजह से होती है ना। अब इंडिया में किसी एक मंथ में थोड़ी होती है। जैसे अब चेरापूंजी है तो वहां पे तो मतलब 12 महीने चलती रहती है ना बारिश तो इससे अर्थ की पोजीशन का क्या लेना देना है। अब यार मैं वो चीज बता दे, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा। ठीक है, अभी ये समझ ले जो पढ़ रहा है। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है।
हाँ, आई नो कि आप लोगों को इतना क्यूरियोसिटी है, बहुत अच्छी बात है, आई रिस्पेक्ट दिस। लेकिन क्या है कि हम अगर क्रोनोलॉजी में नहीं चलेंगे, बीच बीच में कुछ ना कुछ नई चीज को समझने की कोशिश करेंगे, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। और आप सर क्रोनोलॉजी में सर चलोगे जब तो आप पढ़ाते हैं ना, सर जब आप पढ़ाते हैं ना तो हाँ, इतना एक्साइटेड हो जाते हैं किसी चीज को लेकर के, लगता है ये भी पूछ लो, ये भी पूछ लो, ये भी पता चल जाए एक ही बार में सब कुछ। ओके, आई फील ऑब्लाइज्ड, काइंड ऑफ ऑब्लाइज्ड कि आप इतना एक्साइटेड रहते हैं। वेरी गुड, ये मेरे लिए अच्छी चीज है। लेकिन फिर भी मेरा रिक्वेस्ट ही है, एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हैं अभी, बस ये समझते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपके सारी क्वेरीज को डील करेंगे। ठीक है, आएगा सब कुछ ही वैसे ओके भी। सर। अभी ज्योग्राफी तो शुरू ओके हुआ है सर। बेटा, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। तो ये वाला जो अर्थ है इसका नॉर्थ और साउथ दोनों का दोनों सूरज की तरफ, और ये वाला जो अर्थ है इसका नॉर्थ और साउथ दोनों का दोनों सूरज की तरफ। जब मैंने बताया कि नॉर्थ अगर सूरज की तरफ ज्यादा होगा तो समर होगा, मतलब नॉर्थ में समर होगा, और साउथ में क्या होगा, विंटर होगा। जब अर्थ का साउथ सूरज की तरफ ज्यादा होगा तो साउथ में समर होगा और नॉर्थ में विंटर होगा। लेकिन अगर अर्थ का नॉर्थ और साउथ दोनों बराबर होगा, सूरज की तरफ कोई भी ज्यादा नहीं मुड़ा हुआ, दोनों के दोनों बराबर हैं, जैसे इस जगह पे दिख रहा है। ठीक है, दोनों के दोनों पे बराबर धूप पड़ रही है, इधर भी पड़ रही है और इधर भी पड़ रही है। अगर ये दोनों बराबर होगा तो क्या होगा, तो वो जब वो वाले टाइम पीरियड में अर्थ के ऊपर डे और नाइट एक बराबर होंगी, और डे और नाइट जब एक बराबर होंगी तो उससे बोला जाएगा क्या, इक्विनॉक्स। इक्वल से इक्वी समझ लो, तो डे और नाइट इक्वल, तो इक्विनॉक्स। अब उस समय सीजन क्या होगा, जब डे और नाइट इक्वल होंगी तो एक होता है पीरियड, उसे क्या बोला जाता है, ऑटम, और एक होता है उसे क्या बोला जाता है, स्प्रिंग सीजन। तो ऑटम सीजन कौन सा होता है, गर्मी के बाद का कि सर्दी के बाद का, ऑटम सीजन मेरे सर्दियों ख्याल के से बाद गर्मी के आता बाद। गर्मी के बाद का। है ना। और जो स्प्रिंग आता है वो क्या है, गर्मी के बाद आता है, समर के बाद। तो इसका नाम रख दिया गया ऑटम इक्विनॉक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, ये क्या था, विंटर सोल्स्टाइस था, विंटर सीजन, विंटर के बाद क्या आता है, ऑटम। तो इसको बोल दिया गया ऑटम इक्विनॉक्स। और ये वाला इधर क्या था सीजन, समर सोल्स्टाइस बताया था ना, समर के बाद क्या आता है, स्प्रिंग। तो इसे क्या बोल दिया गया, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। आई होप कुछ कुछ समझ में आया होगा, मेरे को पता है सब नहीं आया होगा, लेकिन कुछ कुछ आया होगा। ठीक है, इनकी डेट्स क्या होती हैं, इनका इम्पैक्ट क्या करता है सीजन पे, इनका क्या रिलेशन होता है, ये पूरा एक क्लास का लेक्चर है जो हम अगली बार अटेंड करेंगे। अभी इसको एक रफ नोट पे समझ के कोशिश करना कि कोई और कोई नोट्स या कोई बुक में से इसको पढ़ने की, और बाकी हम इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में। ठीक है बच्चों। नो सर, सर ऐसा कुछ नहीं है।